तो गाइस हम लोग इसी मनवा का और एक नए एपिसोड को लेकर आ गए हैं। और गाइस प्ले करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज यार आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देना, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है और इसे ग्रो करने में बहुत ज्यादा मुश्किलें हो रहा है। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो मेंबरशिप सुपर थैंक्स देके सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि पता ही है जो हाल चल रहा है फिलहाल में। तो खैर बिना किसी टाइम उसके एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने लास्ट पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, बहुत मजेदार सीरीज है, मैं पूरी कंप्लीट कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं एक ही मनवा को डाला हूँ। और हाँ 2 दिन से बिजी था, इसी वजह से वीडियो नहीं डाला। खैर लास्ट पार्ट जहाँ से खत्म होता है ये एपिसोड यही जगह से शुरू होता है। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने ये देखा था कि त्याशक एक लेडी को बोलते हैं कि मैं आप लोगों की घर में जाके उस चीज को ठीक कर दूंगा। तो इस एपिसोड में हम लोग देख पाते हैं त्याशक सीधा उस लेडी की घर में चले जाते हैं उस वॉशिंग मशीन को ठीक करने के लिए। जैसे आके वो चेक करते हैं वहां पर कुछ कॉइन्स उसे मिलते हैं उस वॉशिंग मशीन के अंदर। तभी त्याशक उसी लेडी कस्टमर को ये समझा देते हैं कि मैडम मुझे यहाँ पर कुछ इस लॉन्ड्री पे कॉइन मिला है, तो मुझे जो लगता है कि यहाँ से जो साउंड आ रहा था वो इसी कॉइन का है। मुझे जो लगता है कि यहाँ पर इस वॉशिंग मशीन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्यों ना आप और एक बार इस चीज को ट्राई करके देखें। मुझे नहीं लगता है कि इसमें से और कोई भी साउंड आएगा। तो ये सुनते वो लेडी भी एकदम हैरान होकर माफी मांगते बताते कि क्या ये इसी कॉइन का साउंड है, आई एम सॉरी। इसके बाद तभी त्याशक उसकी बात को सुनते ही कहते कि ठीक है तो फिर मैं घर जाना चाहूंगा। तभी वो लेडी उसे कुछ पैसा देने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से वो यहाँ पर आए हैं, क्योंकि वॉशिंग मशीन का कोई भी गलती नहीं था। लेकिन त्याशक बिल्कुल भी इस पैसों को नहीं लेता है, बताता है कि मैम ये कम्प्लीटली ठीक है, क्योंकि वैसे भी अभी जो ये वॉशिंग मशीन आपने ली है ये बहुत ज्यादा नए हैं, तो आफ्टर सेल्स के बाद भी यहाँ पर सर्विस हम लोग देंगे, तो कोई भी पैसों की जरूरत नहीं है। अभी उस लेडी के जो हस्बैंड है वो भी उस लेडी को थोड़ा सा गुस्सा दिखाने लगता है कि ये देखो कुछ कॉइन की वजह से इतनी ज्यादा शोर हो रहा था, क्या तुम पहले जाके चेक करना नहीं आता था तुम्हें। तभी वो लेडी फिर कहती है कि हाँ ठीक है जो कुछ भी हो अभी तो फिक्स हो गया है ना, तो छोड़ो। तभी वो जो आदमी है वो उस त्याशक को बताने लगता है कि आई एम सॉरी यंग मैन, क्योंकि मेरी वाइफ की टेम्पर कभी कभी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, लेकिन एक्चुअली वो बहुत ज्यादा अच्छी पर्सन है, प्लीज तुम थोड़ा सा इस बात को समझना, और अगर किसी वक्त मुझे समय मिलता है तो मैं जरूर तुम्हारे शॉप में आऊंगा चेकआउट करने के लिए। तभी त्याशक कहते कि इट्स फाइन, कोई बात नहीं है अंकल, वैसे भी मैंने इस चीज को सॉल्व कर पाया, इसी वजह से मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, तो मैं अभी यहाँ से जाना चाहूंगा। उसके बाद त्याशक वहां से निकल जाते हैं और जैसे ही त्याशक घर चले जाते हैं वहां पर लेटे लेटे उसे उस मैम के बारे में याद आते हैं जिसने बताया था कि मैं लगातार 8 घंटे तक स्माइल करता रहता हूँ जब मैं किसी जगह पर रहता हूँ, और वो उन्होंने बताया था कि मैं इन सारी चीजों को तुम लोगों को सिखाऊंगा। त्याशक इस बात को सुनता हुआ सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, क्योंकि हर दिन स्माइल करना कोई आम बात नहीं होता है, लेकिन उसके अपने आप पर ही बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस होता है, क्योंकि वो अच्छे से ये काम कर रहा है और सभी लोगों को ये चीज पसंद भी आ रहा है। खैर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद हम लोग देख पाते उसी लेडी का जो हस्बैंड है त्याशक की शॉप के वहां पर इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे चले आते। वादे कहते हैं मैनेजर किम त्याशक, क्या आपने मुझे पहचाना। त्याशक भी पहचान जाते हैं, बताता है कि अच्छा आप तो वही आदमी है ना जिसके घर में मैंने वॉशिंग मशीन को ठीक करने के लिए गया था कुछ दिन पहले। तभी वो आदमी कहता है कि अच्छा तो फिर तुम्हें याद है, मुझे इसी वजह से याद है और इसी वजह से मैं आया हूँ, क्योंकि उस रात तुमने जिस प्रकार से हमारे घर में आए थे। त्याशक कहते कि इट्स फाइन, क्योंकि ये आफ्टर ऑल मेरा एक जॉब ही तो है ना, और वैसे क्या आप लोगों की वॉशिंग मशीन अभी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो वो आदमी कहते हैं कि हाँ अभी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बाय द वे मैं यहाँ पर 14 वॉशिंग मशीन और 14 एयर कंडीशन को लेकर आया हूँ, और मैं इन सारे चीजों को जो है तुम्हारे नाम पे खरीदना चाहता हूँ ताकि तुम्हें भी थोड़ा बहुत मदद मिल जाए। ये सुनते हुए त्याशक कहते हैं क्या आप 14 वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं, वो भी मेरे सेल्स पर्सन के नाम पे, आप इतनी सारी चीजों को क्या करेंगे। तभी वो आदमी बताता है कि उसका एक रेंटल बिजनेस है जहाँ पर उसकी बहुत सारे बिल्डिंग है, वहां पर इन सारी चीजों को वो लगाएगा। और वो आदमी इसी वजह से आया है क्योंकि वो ये भी देखा था कि वो अपने नेसेसरी जो रिपेयर चीज है वो खुद ही वो हैंडल करते हैं, और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नेगोशिएटेबल प्राइस है, मतलब वो सब वो विश्वास कर सकते हैं। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होते हम लोग देख पाते हैं त्याशक एक आदमी के साथ उसके सारे के सारे चीजों को रिपेयर करने के लिए यानी कि सेटअप करने के लिए चले जाते हैं। तो वहां पर जो इंजीनियर गया था वो बताता है कि सर सब कुछ ठीक हो गया है। तो यहाँ पर जो आदमी था वो त्याशक को बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करना लगता है, क्योंकि उसने यहाँ पर रुक कर इन सारे चीजों को इंस्टॉल किया था। वो ये भी बताता है कि आपको इतने दूर आने की कोई भी जरूरत नहीं था। तो त्याशक बताते हैं कि ये कोई भी परेशानी वाला बात नहीं है, क्योंकि स्पेशली आपने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास जताया है, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, और वैसे भी मेरा आज ऑफ डे है। और त्याशक तभी उस आदमी को एक गिफ्ट सर्टिफिकेट भी देते हैं और बताता है कि प्लीज आप इसे लीजिए। वो आदमी कहता है कि ये कौन सा चीज है। तभी वो आदमी देख पाता है कि ये एक गिफ्ट कार्ड है। वो आदमी ये कहता है कि तुम्हें सचमुच मुझे ऐसी चीजों को देने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर वो खोलते देख पाते बहुत सारे एलसांग गिफ्ट कार्ड होते हैं। बताता है कि यहाँ पर कितनी सारी गिफ्ट कार्ड है, यानी कि वो यहाँ पर 500,000 ओन कार्ड देता है। इसका मतलब होता है 5 मिलियन ओन।
तभी तियाशक उसे ये बता देता है कि आपने एक बार में बहुत सारे आइटम को खरीदा है, वो भी एकदम फुल प्राइस में। थैंक यू, इसी वजह से आपकी वजह से मैंने 7 मिलियन ओन बोनस के रूप में रिसीव किया है। तो इसी वजह से मुझे ये लगा कि ऑनलाइन स्टोर में जिस कीमत में दे रहे उससे भी ज्यादा कम दाम प्राइस में मैं आपको ये दूं। तो इसी वजह से मैंने कंपनी को बोला था कि मेरा 5 मिलियन ओन को डिडक्ट करके इस चीज को गिफ्ट कर में बदल दे ताकि मैं आपको दे पाऊं। तो आदमी तभी बताता है कि देखो मेरे पास बहुत सारे पैसा है, तुम्हें ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम इसे रिटर्न ले सकते हो। तभी तियाशक फिर भी नहीं देता है, बताता है कि थैंक यू आपका, क्योंकि मैं स्टिल अभी भी 2 मिलियन कमा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इनाफ है। तभी ये सुनता वो आदमी खुश होकर कहता है कि थैंक यू, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया तुम्हारा इस कड़ी मेहनत के लिए, हैव ए सेफ ट्रिप। खैर उसके बाद कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। हम लोग ब्रांच मैनेजर को देख पाते हैं और ब्रांच मैनेजर तियाशक को बताते हैं कि देखो अभी 1 मंथ हो गया है, क्या तुम्हें पता है कि तुमने अकेले कितनी ज्यादा सेल्स की हो? तियाशक बताता है कि नहीं मैम, मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि मैंने अकेले में कितनी ज्यादा सेल्स किया है। तभी वो ब्रांच मैनेजर बताते हैं कि हमारा ब्रांच ने टोटल 360 मिलियन ओन रीच कर लिया है। और तुमने पता है अकेले कितना किया है? तुमने अकेले 300 मिलियन ओन किया है। और तुम्हें पता ही भी है बिल्कुल, हमें जो है टीम इंसेंटिव भी मिलते हैं, राइट? तुम्हारे जो अभी शेयर है वो अभी 40 मिलियन ओन हो गया है, प्लस तुम्हारा सैलरी, और ये तुम्हारे बैंक अकाउंट में बहुत ज्यादा जल्दी इस मंथ में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। कांग्रेचुलेशन। तियाशक भी खुश होकर कहते हैं कि थैंक यू। और तियाशक मन ही मन सोच लेते हैं कि सचमुच मैंने तो बहुत ज्यादा किया है, 300 मिलियन ओन। और तियाशक ये भी सोचने लगता है कि इसके पास अगर 40 मिलियन ओन बैक आ जाता है तो अब इससे बचा हुआ रहेगा 300 मिलियन, क्योंकि वो अकेले 300 मिलियन ओन को खुद ही बेचा था। तो उसने ये सोचा था कि पूरी टीम मिलकर वो लोग 500 मिलियन ओन कमाएंगे। इसी वजह से उन लोगों को जो पूरी टीम को इंसेंटिव के रूम पे 30 मिलियन ओन मिल सकता है। लेकिन उसने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे पहले लोग भाग गए, काम छोड़ के चले गए, वो लोग सेल भी अच्छे से नहीं कर पाए। तभी यहाँ पर ब्रांच मैनेजर वो जो नया लड़का आया है मिस्टर कांगोंग सू, उसे कहते हैं कि गुड लक, क्योंकि तुम्हारा सिर्फ 1 ही महीना हुआ है तो तुम जो यूजुअल कमाते हो वही कमाओगे, इससे ज्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर तुम भी कड़ी मेहनत करते हो तो फिर तियाशक का जितने भी सारे चीजें मिला है वो तुम्हें भी मिलेगा, राइट? और ये सुनता हुआ ये जो मिस्टर कौनसो है वो सोचता है कि वो भी उसका तो पहला मंथ है, लेकिन फिर भी पहला मंथ होने के नाते भी उसने 40 मिलियन ओन बोनस के रूप में कमाया। क्या मैं सचमुच इस चीज को कर सकता हूँ? उसके बाद सीधा हमें 2 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि उस स्टोर में बहुत ही ज्यादा लोगों का आना जाना लगा रहता है। कुछ आर्टिकल भी उस इलेक्ट्रॉनिक्स सांग के बारे में बताया जाता है कि वो लोग सभी लोग उसके तरफ आते हैं, और फिर वो उस आर्टिकल में उसकी तस्वीर भी नहीं दिखाता है क्योंकि उसके प्राइवेट के खातिर। लेकिन अगर स्टोर पे कोई भी जाएगा, तियाशक के बारे में बात करेगा तो उसके साथ जा सकता है, क्योंकि वो अच्छे खासे चीजों के बारे में समझाते हैं, प्लस डिस्काउंट देता है। इन सारी चीजों के बारे में उस आर्टिकल में लिखा था। कुछ लोग उस आर्टिकल के नीचे कॉमेंट भी करता है कि सिर्फ मैनेजर तियाशक की इतनी ज्यादा चीपर प्राइस में क्यों देते हैं। सभी लोगों को इस चीज में थोड़ा सा सस्पेक्ट होने लगे कि प्रोडक्ट में कुछ खामियां हैं। लेकिन कोई लोग जो रिप्लाई भी ये देते हैं कि कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि ईएलसंग प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छे क्वालिटी के है, ईएलसंग के जो ओरिजिनल क्वालिटी के, सभी लोग वहां पर जाके चीज भी खरीद भी है इसी वजह से। खैर उसके बाद एक लड़की को देख पाते जो कि देख पाते उसकी ब्लॉग में बहुत सारे विजिटर्स आए हैं, यानी कि उसी ने उस आर्टिकल को लिखा था। खैर उसके बाद ईएलसंग इलेक्ट्रॉनिक के अंदर का हम लोग आदमी को देख पाते हैं जो कि उसी नए लड़के के पास जाकर बताता है कि मैं मैनेजर तियाशक के साथ मिलना चाहता हूँ अभी के अभी। तभी तियाशक कहता है कि सर प्लीज आप पेशेंसली इंतजार कीजिए, मैं आपके साथ बाद में मिलूंगा, आप थोड़ा सा गुस्सा मत होइए, क्योंकि वो यहाँ पर किसी और भी पेशेंट मतलब कस्टमर को संभाल रहे हैं। तो वो आदमी कहते हैं कि मैं थोड़ा बिजी में हूँ क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। तो तियाशक दोबारा से समझाता है कि सर मैं यहाँ पर हर एक लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, तो प्लीज आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और यहाँ पर जो खोंगसू है मिस्टर किम कोंगसू, वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है क्योंकि हर एक आदमी जो कोई भी आते हैं सारा का सारा लोग तियाशक को ही ढूंढते हैं। कुछ समय के बाद तियाशक उस लड़के को कहता है कि क्या कोंगसू तुम मुझे थोड़ा बहुत मदद कर सकते हो, क्योंकि अकेले मैं इतने सारे कस्टमर को संभाल नहीं पा रहा हूँ, तुम मुझे मदद कर सकते हो वो लोग जाने से पहले। ये सुनते वो मिस्टर किंग कोंगसू कहता है कि क्या मैं आपको कैसे मदद कर सकता हूँ, क्योंकि वो लोग तो आपको ही ढूंढ रहे हैं ना। तो उसके बाद हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं ये जो किम कोंगसू है एक आदमी को यानी कि एक लड़के को उस प्रोडक्ट के बारे में समझाने लगता है कि सब आप इस प्रोडक्ट को देख सकते हैं, ये सचमुच एक बहुत ज्यादा यूजफुल टैबलेट है। तो वो लड़का पूछता है कि क्या तुम मुझे कोई भी डिस्काउंट दे सकते हो। तभी कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि तियाशक इसी लड़के को कुछ नए चीजें सिखाता है, यानी कि वो ये बता देता है कि तुम कस्टमर को जो है प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करो। अगर कोई भी इसी चीज को खरीदना चाहता है तो तुम डायरेक्टली मेरे पास लेकर आ जाना। अगर कोई भी कस्टमर कोई भी चीज को खरीदता है तो जो भी प्रॉफिट होगा उससे जो 20% है मैं अपनी कंपनी की तरफ से तुम्हें दे दूंगा। तो वो लड़का उदास होकर कहता है कि मैनेजर सीनियर किम, क्या मैं सचमुच अच्छे काम कर सकता हूँ?
तियाशक उसे हौसला देते हुए बताता है कि हाँ तुम जरूर ये काम करते हो। देखो अगर कोई सी भी प्रोडक्ट के बारे में तुम्हें याद ना हो तो तुम बात दोबारा से मैनुअल को एक्सप्लेन करने से पहले पढ़ लेना, ठीक है। और तुम्हें तो ये बात बिल्कुल याद है ना, मैं सिर्फ तुम्हारे आने से 2 सप्ताह पहले यहाँ पर आया था, है ना। तो इसी वजह से मिस्टर कौन तुम भी ये काम कर सकते हो, कीप गोइंग। खैर उसके बाद दोबारा से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं ये जो लड़का है यानी कि नया लड़का उस कस्टमर को समझाने लगता है कि देखिए अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो हम लोग आपको डिस्काउंट भी देंगे, लेकिन आपको डिस्काउंट के बारे में बात करने के लिए वहां पर मैनेजर कीमती तियाशक के पास ही जाना होगा। क्या प्रोडक्ट आपका ठीक है? तब वो लड़का कहता है कि हाँ आई थिंक ये ठीक है, क्योंकि वो जो चाहता है वो इसी आइटम पर है, यानी कि वहाँ पर एक प्रोग्राम भी पहले से इंस्टॉल्ड है। वैसे भी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, इतने भी ज्यादा बुरा नहीं है। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं खरीदूंगा, मुझे कहाँ पर जाना होगा। तभी यहाँ पर ये जो खुंसु है वो कीमती तियाशक को थोड़ा सा इशारा करने लगता है कि हमसे तियाशक, उससे भी कहते हैं कि हाँ आ जाओ। तो ये लड़का कहता है कि अभी मैनेजर कीमती तियाशक लगता है कि फ्री है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। खैर उसके बाद वो लड़का वहाँ पर जा रही तियाशक उसे बता रहे थैंक यू फॉर योर कट सर, कि हाँ आपको इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। वो लड़का कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं जो प्रोडक्ट चाहता था वही प्रोडक्ट यहाँ पर है, और क्योंकि ये शॉप मेरे घर के बहुत ही ज्यादा करीब है इसी वजह से मैं इस जगह पर आया हूँ। और वैसे भी ये जगह अभी एक नए हॉटस्पॉट बन गया है। आई एम ग्लैड कि मैं जिस चीज को ढूंढ रहा था वो मिल गया मुझे। क्या प्राइस नेगोशिएट हो सकता है? तियाशक बताते हैं कि ऑफ कोर्स मैं आपको बेस्ट डिस्काउंट दे सकता हूँ, थैंक यू सर। खैर उसके बाद दोबारा से 3 वीक लेटर ब्रांच मैनेजर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं ब्रांच मैनेजर बता दे कि तियाशक तुमने बहुत ज्यादा अच्छे काम किया है, तुम जब से आए हो तब से हमारा सेल्स बहुत ज्यादा अमेजिंग हो गया है। अगर मुझे इसी बात में प्रोमोटेड किया जाता है तो फिर मैं तुम सारे लोगों को ट्रीट दूंगा। ये सुनता हुआ वो बताता है तियाशक कि थैंक यू फॉर योर रिवॉर्ड्स। अभी ये जो ब्रांच मैनेजर है ये मिस्टर कोंसू को बताता है कि क्या आप कल बिजी हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट एग्जीबिशन हो रहा है कल सिविल पे कॉन्वर्सेशन सेंटर पर, क्यों ना तुम वहां पर चले जाओ। तभी ये सुनता हुआ कोंसू कह रही क्या टुमारो, कल तो ऑफ का दिन है, क्या मुझे सचमुच जाने की जरूरत है? तो उसके बाद को सुनता हुआ मैनेजर कहता है कि तो फिर मिस्टर तियाशक क्या तुम बिजी हो, क्या तुम जा सकते हो? तभी वो लड़का वो कहता है कि ठीक है मैं जाऊंगा। तभी तियाशक बताते हैं कि ब्रांच मैनेजर मैं जाऊंगा कल, वैसे भी मेरा कल कोई भी प्लान नहीं है और वैसे भी सोल नया है मेरे लिए, तो यहाँ पर मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है, सो आई थिंक मुझे लगता है कि मैं वहां पर जा सकता हूँ। तो ब्रांच मैनेजर कह रही है कि तियाशक देखो तुम्हें रेस्ट लेने की जरूरत है, क्योंकि तुम हर दिन बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हो, क्या तुम सचमुच जाना चाहते हो? तियाशक कहते हैं यस आई एम फाइन, मैं जा सकता हूँ, कोई बात नहीं। और उसके बाद वो लोग जब जाने लगते हैं तभी यहाँ पर जो मिस्टर कोंसू है वो बताता है कि आई एम सॉरी, क्योंकि सचमुच मेरा कल कोई प्लान है। तो ऐसा कहते हैं अरे कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं जाना चाहता हूँ इसी वजह से मैं जा रहा हूँ, और हाँ तुम कल बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से रेस्ट लेना कि उसके बाद हम लोग मिलेंगे, ठीक है। और ये लड़का भी तियाशक की बात सुनता हुआ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो देख पाता है कि तियाशक का बिहेवियर सचमुच बहुत ज्यादा बढ़िया है। और इधर तियाशक घर आके जब नहाने लगता है, नहाते हुए वो सोचता है कि ये जो कोंसू है उसी की वजह से मैं अभी बहुत ज्यादा खुश हूँ, नहीं तो वो उसे अकेले इन सारी चीजों को संभालना पड़ता। लेकिन वो जो 500 मिलियन ओन सेलिंग के बारे में सोचा था वो बहुत ज्यादा उसे डिफिकल्ट लगा है, क्योंकि उन्होंने इतने दिनों से सिर्फ 320 मिलियन ही किया है। अभी सिर्फ लास्ट 1 वीक बचा हुआ है, अभी उसे 180 मिलियन करना है, उसे वो बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। वो ये भी सोचता है कि अगर बिना किसी दिन को वो रेस्ट दिए इन सारे काम को करते हैं तो फिर वो लोग 500 ओन तक पहुंच सकते हैं। तब अचानक से सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन मिलता है कि एक हाईली रिकमेंड आइटम है जिसका 80% डिस्काउंट दे रहा है। तभी उसके सामने एक अरबिक भाषा भी आ जाता है। अगर वो इस स्किल को लेते हैं तो फिर वो अरबिक भाषा को थोड़ा बहुत बोल भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। अभी मुझे भी पता नहीं कि ये अरबिक शब्द देने के बारे में क्या ख्याल है। सिस्टम की तरफ से ये चीज उसे बहुत ही ज्यादा हाईली रिकमेंडेड किया जाता है। वो इसी चीज को देखते हुए सोचता है कि इसका मतलब ये है कि वो मुझे रिकमेंडली इसके बाय करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है जहाँ पर मुझे अरबिक बोलने की जरूरत है। खैर उसके बाद संक्षिप्त बताया हम लोग देख पाते हैं कि वो लोग कोरिया कोडेक्स कन्वेंशन सेंटर के वहां पर चले जाते हैं, और ये एक बहुत ही बड़ा कोरिया के सिविल इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया जाता है इस जगह पर। ये बहुत बड़ा एक लार्ज एग्जीबिशन है, इस साल बहुत सारे चीज हो रहा है। ये एक ऐसा भी जगह है जहां पर बहुत सारे बायर्स भी आता है, और ये एक ऐसी जगह है जहां पर प्रोडक्ट्स के बारे में प्रमोट किया जाता है और लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं। खैर उसके बाद वो जैसे अंदर जाते देख पाते हैं ये एग्जीबिशन का जो फैसिलिटी है वो बहुत ही बढ़िया एग्जीबिशन फैसिलिटी है, यानी कि हेडक्वार्टर्स ने इसमें बहुत सारे पैसों को अपना इन्वेस्ट किया है। अभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है। वो आते ही कहता है कि मैं हूँ कंग डैनी, सीनियर रिसर्चर येलसंग इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। तुम सेल्स एम्प्लॉय कंग तियाशक हो, है ना? थैंक यू फॉर कमिंग। और 10 लोग अभी और भी आ रहे हैं, तो उसके बाद मैं सारा का सारा एक्सप्लेनेशन शुरू कर दूंगा। ये सुनते हुए तियाशक कहते हैं कि ओके, और फिर वो उससे समझ में आता है कि यहाँ पर वो अकेला नहीं है बल्कि और भी सारे लोग आ रहे हैं। सभी लोग आने के बाद ये लोग शुरू कर देंगे। और उसके बाद जैसे सभी लोग एकत्रित हो जाता है, गैदर हो जाता है, मिस्टर कंग डैनी कहता है कि आप सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं, तो फिर मैं अपना एक्सप्लेनेशन शुरू करूंगा।
और वो सिर्फ अपना एक्सप्लेनेशन शुरू कर देते हैं। कहता है कि ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो हम लोग प्रोडक्ट को सेल करने से ज्यादा हम लोग प्रोडक्ट को डेवलप करने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जांपल हमारे लिए कि हम लोग सारा चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से दे पाए। इसी वजह से मैंने हर एक ब्रांच के मैनेजर को यहाँ पर लेकर आ गया हूँ ताकि सारे लोग कस्टमर को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाए। और हॉलिडे के दिन आप लोग आए हैं, इसी वजह से आप सभी लोगों का शुक्रिया, और इसी वजह से आप लोगों को 3 लाख मिलेगा पार्ट दिन के अनुसार। ये इतने भी ज्यादा बुरा नहीं है। तो आप सभी लोग अभी से प्लीज कस्टमर को जितने भी सारे चीजों की जरूरत पड़े उन सारी चीजों को प्रमोट करने की कोशिश करना। ये सुनते हुए सभी लोगों के बीच में थोड़ा सा हलचल मच जाते हैं क्योंकि उन लोगों को 3 लाख के बारे में ये पता चल जाता है। क्योंकि वो लोग जब नॉर्मल डे स्टोर पर रहता है वो लोग 1 लाख भी कमा नहीं पाते हैं। कोई ये भी कहता है कि इसी वजह से उन लोगों को ज्यादा पे किया जा रहा है क्योंकि ये हॉलिडे का दिन है, इसी वजह से शायद उन लोगों को ज्यादा पे कर रहा है। वो लोग ये भी सोचता है कि हम लोग यहाँ पैसा भी कमा पाएंगे और इतनी भी ज्यादा बोर भी नहीं होंगे। लेकिन तभी उन लोगों के बीच में तियाशा कहते हैं कि हम लोग सभी लोग कंपनी की तरफ से आए तो इस वजह से सभी लोगों को हम लोगों को कंपलसरी हार्डवर्क करने की जरूरत है। और ये सुनता हुआ बाकी सारे लोग कहने लगते हैं कि ये लड़का कुछ अजीब बात कर रहा है ना, मतलब हम लोग यहाँ पर सेल्समैन की तरह क्यों काम करेंगे। अभी तियाशा उन लोगों की बात को सुनता हुआ सोचता है कि मुझे नहीं लगता है कि वो लोग से मेरी तरह ही फील कर रहा है। मुझे लगा था कि हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे और कुछ बात कहना चाहिए। तभी वहां पर वो कांग डैनी आकर कहता है कि अगर किसी को भी यहाँ पर फ्री इंग्लिश कहना आता है, यानी कि फ्रीली कोई इंग्लिश कह पाएंगे, तो उनमें से कुछ स्टाफ बताने लगता है कि क्या हम लोगों को इंग्लिश बताने की जरूरत है। वैसे भी हम सभी लोग ज्यादातर स्कूल ग्रेजुएट है तो इसी वजह से हम लोगों को इतनी ज्यादा खास इंग्लिश नहीं आता। और वैसे भी हम लोग जब ज्वाइन किए थे तो हम लोगों को ये नहीं बताया था कि हम लोगों को इंग्लिश भी आना जरूरत है। तब ये सुनता हुआ कांग डैनी कहता है ठीक है, अगर कोई भी इंग्लिश स्पीकर कस्टमर आता है या बायर आता है जस्ट रिसर्चर के पास भेज देना। और मैं अमेरिका में था तो इस वजह से तुम लोग मेरे पास भी भेज सकते हो। ठीक है, चलो फिर सभी लोग काम पर चले जाओ। खैर उसके बाद सभी लोग काम के वहां पर चले जाते हैं। तियाशा को देख पाते जो कि कुछ लोगों को ब्रीफिंग देने लगता है, कुछ चीजों के बारे में एक्सप्लेनिंग देने लगता है कि मैं आप सभी लोगों को ईलसंग इलेक्ट्रॉनिक लेटेस्ट प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये एक नया लॉन्च हुआ है, एक स्टाइलर। आप लोग अगर इस बटन को प्रेस करेंगे तो आप लोग अपना जो कपड़े हैं वहाँ उस चीज को हैंग कर सकते हैं। और आप लोग अगर अपने कपड़े को इस जगह पर हैंग कर देते हैं, हैंगर में रख देते हैं, तो फिर 1 मिनट में 200 टाइम ये घूमेगा। यानी कि इस चीज में बहुत ज्यादा चीज है, स्टीम है, मतलब सैनिटाइज भी करते हैं और कपड़े को सुखा भी देते हैं। और अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर एक आयरन भी है, आप लोग बहुत अच्छी तरह से आयरन भी कर सकते हैं। इसी चीज को सभी लोग नोट डाउन करने लगते हैं। और वहाँ पर स्पेशली एक विदेश का रिपोर्टर भी होता है। तभी वो रिपोर्टर बताता है कि मिस्टर किम, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा पावर कंज्यूमशन करते हैं इस प्रोडक्ट में। तभी ये सुनता हुआ तियाशा सोचता है कि ये कंज्यूमशन कोरिया में क्या होता है, यानी कि ये कंज्यूमशन एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कोरिया में इसे क्या कहते हैं। और उसने हालांकि इंग्लिश सीखने के समय इन सारी चीजों को पढ़ा था, लेकिन उसे याद नहीं है अभी इसका मतलब क्या है। तभी वो वहां पर मैनेजर को भी देख पाते हैं, यानी कि कांग डैनी को। वो कहता है कि इंग्लिश, तो आप वहां पर जाके पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लेनेशन के बारे में काम करता हूँ। चलिए आप लोगों को मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। वो एक बहुत बड़ा टीवी के सामने ले जाता है जो कि एक 90 इंच ओलेड स्क्रीन होता है। उसका ब्राइटनेस इतना ज्यादा है कि किसी ज्यादा और चीज को जरूरत नहीं पड़ता है। अगर हम लोग इसी चीज को जो है कंपेयर करें एलसीडी के साथ, तो ये बहुत ज्यादा एक बड़ा रेंज के कलर फैसिलिटी देते हैं। आप लोग एकदम ब्राइट रूम पर भी इस चीज को देख पाएंगे, कोई भी इशू नहीं होगा। और अगर आप लोगों को ये भी लगता है कि ये टीवी आप लोगों के लिए कुछ ज्यादा है, तो फिर आप लोग क्यों ना सिनेमा बीम यानी कि प्रोजेक्ट के बारे में बात कर दें, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जो कि इलेक्ट्रिक कनेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं पड़ता है। इसके पास एक खुद का बैटरी है जो कि 5 आवर तक चल सकता है। तो आप लोग इसी चीज को बहुत आसानी से आउटडोर भी ले जा सकते हैं। तभी वो विदेश का जो रिपोर्टर है वो कहते हैं कि परफेक्ट, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। तभी जैसा कहता है कि क्या आपको कोरिया आता है, वो आदमी कहता है कि मुझे थोड़ा बहुत कोरिया आता है, लेकिन आपने जितने भी सारे बातों को बताया है उनमें से सिर्फ कुछ बातों ही मुझे समझ में आया, लेकिन आपका हाव भाव से मुझे पता चल गया कि आप कौन सा चीज को बात करने की कोशिश कर रहे थे। परफेक्ट। और फिर वो जाने के वक्त ये भी बताता है कि मैं रिपोर्टर विलियम हूँ, आई थिंक हम लोग दूसरी बार भी मिलेंगे। ये सुनता हुआ तियाशा सोचता है कि ये अजीब सा एक फॉरेनर है, क्योंकि वो जस्ट आ गया और यहाँ से चले गया। तभी कुछ लोग उस ओलेड टीवी के बारे में भी बात करते हैं। और फिर तियाशा जो कहता है कि वेलकम, हमारा प्रोडक्ट आपको क्या इंटरेस्टेड है आपको इस चीज में क्या। उसके बाद हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है, वहां पर हम लोग देख पाते हैं तियाशा सोचता है कि ऑलमोस्ट यहाँ पास हर एक चीज को खत्म हो गया है। और दूसरी साइड हम लोग कांग डैनी को देख पाते हैं जो कि किसी चीज को लेकर बहुत ही परेशान है, क्योंकि वहां पर कुछ अरबिक लोग आ गए हैं जिन लोगों को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता है। बहुत सारे अरबिक लोग आ गए। और फिर वो कहता है कि प्लीज आप लोग एक मोमेंट रुकिए। वो कहता है कि मुझे अभी जो है अरबिक इंटरनेट सर्विस में फोन करना होगा, यानी कि एक सर्विस सेंटर में फोन करेगा। जैसे वो फोन करता है तो सर्विस सेंटर की तरफ से ये जवाब आता है कि 9 AM से 6 PM, यानी कि काइंडली अभी वो लोग अनअवेलेबल है, तो कांटेक्ट करने के लिए बाद में कहते हैं। और इधर कांग डैनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है
क्योंकि वो लोग रात में अवेलेबल ही नहीं है। और वो चिल्लाता हुआ कहते हैं कि क्या किसी को यहाँ पर अरबिक आता है, क्या कोई भी अरबिक जानता है। तो और जो कुछ स्टाफ लोग आ जाते हैं वो लोग कहने लगता है कि क्या यहाँ पर कुछ अरबिक स्टाफ आए हैं, क्या वो लोग अपने साथ कोई ट्रांसलेटर को नहीं लेकर आए हैं। तो एक बंदा कह रही कि तुम लोग शांत रहो, नहीं तो तुम लोग वहां पर आगे चले जाओगे तो परेशान में पड़ जाओगे। यहाँ पर जो कांग डैनी है वो सोचते हैं अभी मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने इन लोगों ने इन्वाइट किया था लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये लोग इतनी ज्यादा लेट करके आएंगे। तभी देशक अचानक से कहते हैं कि आई थिंक मैं थोड़ा बहुत अरबिक ट्राई कर सकता हूँ। ये सुनता वो कांग डैनी खुश होकर कहता है कि क्या सचमुच, क्या हम सच में अरबिक में इन लोगों को कुछ प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। खैर उसके बाद कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है ब्रांच मैनेजर का ऑफिस का सीन। वहाँ पर ब्रांच मैनेजर तेजक का बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता है, क्योंकि वो ये बताता है कि वैसे कि तेजक, मुझे लगा, मैं सुना कि आप थोड़ा बहुत अरबिक भी जानते हैं। मैंने ये भी सुना है कि आपने 90 इंच की जो वो टीवी है ओलेट, वो 10 यूनिट अपने बेचा है उस एग्जीबिशन में खुद। तुमने अकेले सिर्फ 815 मिलियन जो है ओन सेल किया है। उन लोगों ने ये भी बताया कि ये इस कंट्री का पूरा एकदम हाई सेल है। तेजक बोलता है कि थैंक यू, मैं इस 2 महीने यहाँ पर बहुत ज्यादा इंजॉय किया है वो काम करते हुए। अभी तेजक भी ये सुनकर सोचता है कि अच्छा तो यहाँ पर सेल्स बेनिफिट भी है, मुझे बिल्कुल भी इस चीज के बारे में पता नहीं था। तभी यहाँ पर ब्रांच मैनेजर कहता है कि ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बात है कि तुम अभी 2 महीने के बाद यहाँ पर चले जा रहे हो, क्यों ना तुम यहाँ पर रुक जाओ। मुझे लगता है कि ये काम तुम्हारे ऊपर बिल्कुल सूट करता है, क्यों ना तुम यहाँ पर कंटिन्यूअसली काम करते रहो। तेजक बता दे कि नहीं, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया और मैं आपकी बात का बहुत ज्यादा सराहना करता हूँ। और उसके बाद ब्रांच मैनेजर ये भी बता देते ही देखो, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम बहुत अच्छी तरीके से चीजों को मैनेज करते हो, अगर तुम यहाँ पर नहीं रहोगे हम लोग चीजों को कैसे मैनेज करेंगे। तो तेजक कहते कि सचमुच, लेकिन मैं जैसे यहाँ पर आया था मैंने अपना मन को बनाकर यहाँ पर आया था, मैं सचमुच ये नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ मैं। ब्रांच मैनेजर तभी गुस्से में आकर कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट कर रही हूँ और तुम ऐसे रूड बिहेव कर रहे हो, और वैसे भी तुम ट्रस्टवर्थ है, यानी कि तुम्हें विश्वास जो कहो तुम, और तुम ऐसे क्यों नाटक कर रहे हो। ऐसा कहते हैं कि आई एम सॉरी ब्रांच मैनेजर, लेकिन आई विश कि आप इस चीज के बारे में और बिल्कुल भी आगे बात नहीं करेंगे। तभी ब्रांच मैनेजर ये कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम जाने से पहले मुझे ये प्रॉमिस करो, अगर तुम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम के अंदर नहीं जा सकते हो तो तुम दोबारा से यहाँ पर आओगे, है ना। लेकिन उसकी बात को सुनता हुआ तेजक सोचता है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्योंकि वो पहले जब मैं यहाँ पर आया था वो मुझे कुछ भी करने के लिए नहीं दे रहा था, लेकिन अचानक से अभी वो किससे क्या हो गया कि वो ऐसा नाटक कर रहा है। तभी ब्रांच मैनेजर उसकी बात का कोई जवाब नहीं मिलता है तो वो कहते हैं कि तुम मेरी हार्ट वो फीलिंग को हर्ट कर रहे हो। मैं कोई इस प्रकार का पर्सन नहीं हूँ जिसे तुम ऐसे लाइटली ले सकते हो। ये पहली बार है कि मैं किसी को इस प्रकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या तुम सचमुच मेरे इस रिक्वेस्ट को इग्नोर कर रहे हो। लेकिन तेजक तभी कहता है आई एम सॉरी ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर कहती है ठीक है, आई गेस मैं इस चीज में और तुम्हें बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकती हूँ। मैं बिल्कुल भी किसी ऐसे पर्सन को होल्ड नहीं करना चाहती हूँ जो कि इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते हैं। तेजक कहते हैं कि मैं आपसे दोबारा से माफी मांगता हूँ। तो ब्रांच मैनेजर तभी खड़ा होकर बदले कि ठीक है, जो कोई भी यहाँ पर रहना नहीं चाहते, मैं उसके साथ दोबारा से और ऐसी बातें नहीं करना चाहती हूँ, उसे रोकना नहीं चाहती हूँ। चलो हम लोग अभी इस बात को हैंडशेक के माध्यम से खत्म करें। तभी तेजक कहती है क्या हैंडशेक। उसके बाद ब्रांच मैनेजर हाथ मिलाते हुए ये भी बता दे कि यहाँ पर जितने भी सारे एम्प्लॉय काम किए हैं उनमें से तुम बहुत ही ज्यादा अलग हो, तुम बहुत ज्यादा डिग्निटी वाला हो, एक्सपीरियंस तुम्हारा बहुत ज्यादा लग रहा है। आई एम श्योर कि तुम्हें सेम चीज मिलेगा तुम अगर दूसरे जगह पर भी जाओगे। मैं भी ये भी देखना चाहूंगी तुम कहां पर अपना चीज को खत्म करते होती है। ऐसा कहते हैं कि थैंक यू ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर ये भी बताता है कि मुझे जो है रिसर्चर एंड डेवलपमेंट सेंटर की तरफ भी फोन आए थे, उन लोगों ने ये बताया मुझे कि क्या मैं तुम्हें उन लोगों की टीम पे ज्वाइन करने के लिए भेजूं, और वैसे एचआर टीम भी तुम्हें वापस पाना चाहते हैं और असिस्टेंट मैनेजर की मिनचोंग भी ये चाहते हैं कि तुम उसके साथ काम करो। और मुझे जो आशा है कि तुम डेफिनेटली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम के अंदर शामिल हो पाओगे। आई डोंट थिंक आई विल एक्सेप्ट इट इफ यू फेल टू डू सो। मतलब वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर फेल होकर वो वहां पर आते हैं। अबे वो लोग उससे बाय बाय कहते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम सेफली जाना मिस्टर तेजक। तेजक कहते हैं कि थैंक यू। अभी वहां पर जो सेंटर मैनेजर होता है वो कहते हैं कि गुड जॉब सो फार। अभी तुम जो कुछ भी करना चाहते हो तुम बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। तेजक कहते हैं कि यस थैंक यू। ये 2 महीना बहुत ज्यादा अच्छा गया सेंटर मैनेजर। उसके बाद तेजक जब बाहर आने लगता है तभी वो सोचता है कि बहुत ज्यादा शाम की बात है कि मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। तभी अचानक से उसको एक टेक्स्ट मैसेज आता है। वहां पर उसे ईएसएन ग्रुप एचआर टीम के तरफ से एक मैसेज आता है कि क्योंकि उन्होंने जो है आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड में सिलेक्शन हुआ है तो उसे जो है एक जगह पर बुलाया जाता है हेडक्वार्टर्स में ईएसएन ग्रुप के कल दोपहर को। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग ये देख पाते हैं कि हनहुल के पास मिस्टर सोंग चांगसी कहाँ जाते हैं। भाई साहब वो इस जगह पर भी चले आते हैं हनहुल के पास। हनहुल के आगे कहते हैं कि नाइस टू मीट यू, मेरा नाम है सोंग चांगसिंग। तभी हनहुल ये कहते हैं कि यस मैं हूँ किम हनहुल और मैंने ऑर्फन ऑनर से ये सुना है कि आप किसी के खातिर और एक आदमी के खातिर आप किसी चीज में ढूंढ रहे हैं, किसी चीज में, प्लीज आप क्यों ना बैठ जाए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करें। तभी वो आदमी तभी सोंग चांगसिंग ये बताने लगता है कि देखो मैं सीधे एकदम पॉइंट पर आ जाऊंगा।
क्या तुम्हें कुछ भी चीज याद है जब तुम्हारे माता पिता खो गए थे? उस चीज के बारे में बिल्कुल कुछ याद है? अभी मिस्टर हनुल ये बता दें कि सिंस उस समय बहुत ही ज्यादा छोटा था, लॉन्ग टाइम, इस वजह से मुझे ज्यादा कुछ खास याद नहीं है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि मेरी जो मॉम है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थे और मेरे पापा इतनी ज्यादा घर पे नहीं आते थे। तभी ये सुनता हुआ मिस्टर चंग से ये पूछने लगती कि क्या तुम्हारे मॉम तुम्हें किम जियांते करके पुकारते थे? तभी हनुल ये सुनता हुआ कहते कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है क्योंकि उस समय मैं बहुत ज्यादा यंग था, सॉरी। मिस्टर चंग से ये बताते कि हाँ मैं भी ये समझ सकता हूँ क्योंकि उस समय तुम्हारा एज करीब तकरीबन 3 साल था और अभी हम लोगों का फास्ट मीटिंग में इतनी सारा चीजों के बारे में बात करना भी बहुत ज्यादा गलत होगा। तो क्या मैं तुम्हारा डीएनए टेस्ट करने के लिए तुम्हारा एक हेयर का सैंपल ले सकता हूँ? मिस्टर हनुल कहते कि हाँ प्लीज आप ले सकते। तभी वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे पीछे से एक बाल को निकालता हूँ। वो जैसे निकलता है हनुल थोड़ा सा चिल्लाता है और कहता है कि आपने कुछ ज्यादा जोर से खींचा था। तब ये सुनता हुआ चांगशी ये कहता है कि तुम्हारा बाल तो अभी बहुत ज्यादा झड़ रहे थे, इसी वजह से मैं तुम्हारे पीछे से एक बाल को निकाला था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें ई एल संग सोल हॉस्पिटल का सीन दिखाए जाते हैं। हम लोग देख पाते हैं सिक्योरिटी सॉन्ग वहां पर एक डॉक्टर के पास चले आते हैं। वो आते कहते डॉक्टर चा ये रिजल्ट कब तक बाहर आ जाएगा? वो डॉक्टर शाह कहता है कि 1 दिन के अंदर ही आ जाएगा और ये चेयरमैन के बायोलॉजिकल बेटे के लिए है ना। हम लोग देख पाते हैं ये जो आदमी है ये येल संग जो हॉस्पिटल है हॉस्पिटल का डॉक्टर है डॉक्टर चा, जो कि 58 ईयर ओल्ड है। और हम लोग ये भी बता सकते हैं जो चेयरमैन किम चांग है उसका एक पर्सनल डॉक्टर भी ये है। तभी सिक्योरिटी सॉन्ग इस डॉक्टर चा को एक बात को वार्न कर देता है, देखिए डॉक्टर चा आप जो कुछ भी कह रहे हैं इस बात में आपको थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना ही चाहिए क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन किसी भी कीमत पे लीक नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे ब्लैकमेलर है जो लोग पास्ट में भी ये चीज को दावा किए थे कि उन लोगों के पास चेयरमैन की बायोलॉजिकल बेटा है। तो थोड़ा सा इस चीज में मतलब सावधान रहना। ये सुनते हुए डॉक्टर चा कहते हैं कि ठीक है आपको मुझे इन सारे बातों के बारे में बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल केयरफुल रहूंगा। जब भी रिजल्ट आ जाएगा मैं इमीडिएटली आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, राइट? तो सिक्योरिटी सॉन्ग ये कहते हैं कि ठीक है तुम चेयरमैन को भी बता देना और हाँ तभी मुझे भी फोन करके ये इस बारे में नोटिफाई कर देना और बिल्कुल भी इस बात को किसी को भी मेंशन मत करना, स्पेशली वाइस चेयरमैन को। तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है मैं इमीडिएटली आपके साथ कांटेक्ट कर लूंगा। उसके बाद जैसे सीन शिफ्ट होता है हमें ई एल संग ग्रुप चेयरमैन किम चांगमुक का मेंशन का सीन दिखाया जाता है। हम लोग उसी जगह पर चेयरमैन के जो ग्रैंडसन है उसे देखते हैं, यानी कि इस किम त्याशक एक को देख पाते हैं जो कि वहां पर गोल्फ कर रहा था। वो बहुत ही आसानी से सटीक निशाना लगाते हैं। वो सोचते हैं कि ये परफेक्ट है। तो वो घर के अंदर जैसे बैठा था तभी हम लोग चेयरमैन को देख पाते। चेयरमैन देखते उसे कहते कि हे त्याशक तुम कोरिया से कब वापस कोरिया कब वापस चले आए? तब ये सुनता वो ये त्याशक बताता है कि ये जो इम्प्लॉय ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम है वो लोग 2 मंथ में कंपनी को जो है रोटेट करता है, लेकिन मैं उस जगह पर जो है 4 महीने तक रहा। तभी तो चेयरमैन इस बात से गुस्से में आकर कहते कि तो फिर क्या हुआ? तो ये बता देता है कि डैड अभी वाइस चेयरमैन है तो इसी वजह से उन्होंने मुझे कम बैक करने के लिए बुलाया था, इसी वजह से मैं इस जगह पर आ गया हूँ। ये सुनते हुए चेयरमैन गुस्से में सोचता है कि ये कमीना ये कभी भी नहीं सुधरेगा। उसने उससे जो है यानी कि त्याशक को इस जगह पर लेकर आ गया लेकिन मुझे कोई भी बात भी नहीं बताया। और उसके बाद ये चेयरमैन ये भी बताता है त्याशक देखो मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ तो मेक श्योर करना कि तुम हेडक्वार्टर 2 बजे के तरफ आ जाना। ये सुनते वो त्याशक भी खुश हो जाता है। तभी चेयरमैन उसके एक्ट को देखता हुआ सोचने लगती है कि ये तो एकदम केयरलेस है, मतलब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि वो कब तक सुधरेगा। तो तभी हम लोग ये भी देख पाते हैं कि वो उस जगह पर सिक्योरिटी सॉन्ग भी आ जाते हैं। वो आते कहता है कि मिस्टर चेयरमैन मुझे आपको कुछ बातें रिपोर्ट करने की जरूरत है। ये सुनते हुआ मैं चेयरमैन कहते हैं कि सिक्योरिटी सॉन्ग हम लोग इस बारे में अंदर डिस्कस करेंगे। वो लोग जैसे अंदर चले जाते हैं मैनेजर सॉन्ग ये सिक्योरिटी सॉन्ग ये कहता है कि मैंने डीएनए टेस्ट के रिक्वेस्ट के बाद इस जगह पर आया हूँ और रिजल्ट कल के अंदर ही आ जाएंगे। तभी चेयरमैन उससे पूछने लगते हैं कि क्या तुमने उससे कुछ ही पूछा, क्या उसे कोई भी बात याद है? तो सिक्योरिटी सॉन्ग ये कहते हैं कि वो पर्सन हालांकि अभी एक डॉक्टर है, वो एक प्राइवेट ऑर्थोपोनिस्ट है और उनसे जो कुछ भी मैंने सुना है उन्होंने मुझे ये बताया कि उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, यानी कि खूबसूरत है और उसके जो फादर है वो रेगुलर घर विजिट नहीं करते और उसके अलावा उसे कुछ ज्यादा खास याद नहीं है। तभी चेयरमैन पूछता है कि क्या उसे ये नाम याद है किम जिनटे? वो कहता है कि नहीं उसे बिल्कुल भी इस बारे में याद नहीं थी क्योंकि वो जब यहाँ पर आए थे उस जगह पर गए थे ऑर्फन पे बहुत ज्यादा छोटा था, इसी वजह से करेंटली अभी उसके जो नाम है वो है किम हनवुल और ये नाम जो ऑर्फन के जो ऑनर है उन्होंने ही उसे दिया है। तो चेयरमैन कहते हैं कि ठीक है अभी हम लोग रिजल्ट के लिए इंतजार करेंगे, तुम अभी जा सकते हो और इस चीज को मेक श्योर करना है कि ये चीज पब्लिकली ना आए, ठीक है? सिक्योरिटी सॉन्ग कहती है यस चेयरमैन। तभी उसके बाद चेयरमैन सोचता है कि अच्छा तो डॉक्टर तो काफी स्मार्ट होगा अगर वो मेरा ही बेटा होगा। मैं रिजल्ट के लिए बहुत ज्यादा तात्पर्य हूँ, यानी कि वो रिजल्ट देखने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक है कि आखिरकार वो असल में उसकी बेटा है या नहीं। और उसके बाद हम लोग उसी दिन का हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते किम त्याशक वहां पर आ जाते तो एक लेडी स्टाफ बता दी कि अच्छा तो आप यहाँ पर क्या अवार्ड सेरेमनी के लिए
आए हैं, कांग्रेचुलेशंस, और आप जाके उस सोफा पे वहां पर इंतजार कर सकते हैं। जैसे कि क्या थैंक यू। और तभी त्याशक देख पाते हैं कि वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग आए थे अवार्ड लेने के लिए। त्याशक एक लेडी के पास में बैठती है, वो लेडी कहती है कि कांग्रेचुलेशन ऑन द अवार्ड, और मैं हूँ रिसर्चर सियो जांग, मतलब उस लड़की का नाम है सियो जुआंग, और वो एक रिसर्चर है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, इलसंग इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का। तो वो त्याशक से पूछता है कि तुम कहाँ से हो। त्याशक बताता है कि मेरा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है अभी, हालांकि लिए तो मुझे बता मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं इलसंग इलेक्ट्रॉनिक होम एप्लीकेंट डिपार्टमेंट यूनिट कल तक था। तब ये सुनते वो लड़की कहती कि अगर मतलब जिसमें तुम इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट पे थे तो इसका मतलब तुम वही पर थे ना, इसमें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड की क्या बात है। ऐसा करेगा हाँ तुम ये भी कह सकते हो। खैर उसके बाद तभी हम लोग देख पाते कि मिन शोंग भी वहां पर आ जाते हैं। वो आते कहते कि हे त्याशक, तभी त्याशक कहते कि हे सीनियर, आप यहाँ पर आए हैं क्या, आप भी एम्प्लॉय अवार्ड के लिए आए हैं टीम लीडर। मिनशो तो उसके मतलब मिलते ही बहुत ही ज्यादा उसके तारीफ करने लगता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो, मतलब बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, इतने सारे लोगों के बीच में सिर्फ तुम्हें चुना गया है। त्याशक बताता है कि यहाँ पर आपको तो भी मिल सकता है ना, और फिर मैं यहाँ पर अकेले तो नहीं हूँ ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और तभी जो लड़की कुछ समय पहले त्याशक के साथ बातें करने लगा था, वो तभी सुन पाता है कि वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम का है, तो वो सोचती है कि वो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट होंगे। तभी हमें वाइस चेयरमैन के रूम के सीन दिखाई देते हैं। वाइस चेयरमैन उस लेडी को फोन करके बताते हैं कि सिक्योरिटी सीओ आज बाहर इतनी ज्यादा शोर शराबा क्यों हो रहा है। तभी वो लेडी समझा देते हैं कि आज बाहर जो अवार्ड सेरेमनी हो रहा है 2 PM, तो इस वजह से आज थोड़ा बहुत शोर मच रहा है, और वाइस चेयरमैन ने भी आपको भी इस सेरेमनी में अटेंड करने के लिए कहा। तब ये सुनते वो वाइस चेयरमैन कहते क्या मैं, ओके ठीक है तो फिर मैं करूंगा। और फिर ये कहते हैं वो सोचने की यूजुअली तो पापा मुझे नहीं बुलाता है, लेकिन मुझे पता नहीं कि आज उन्होंने मुझे अटेंड करने के लिए क्यों कहा। खैर उसके बाद वो जैसे आते हैं अंदर, वो पर आते वो देख पाते हैं ये चीज जो है कि सेमिनार हॉल पे आयोजित होता था, लेकिन आज अचानक से इसी जगह पर हो रहा है। और यहाँ पर किम त्याशक ए को देख पाते हैं, जो कि ये सोचता है कि उसकी ग्रैंडफादर उसे इसी वजह से यहाँ पर बुलाया है ताकि उसे अवार्ड दे पाए। तभी वाइस चेयरमैन भी उसी जगह पर आ जाते हैं। आते कहते कि हे बेटा तुम यहाँ पर। तभी वो बताने लगते हैं कि हाँ मैं जो है विदेश से यहाँ पर आ गया हूँ कंस्ट्रक्शन साइट से, और जब मैं वहां पर था तो सूरज की वजह से मुझे बहुत ज्यादा शरीर में टैन भी पड़ गया, और इसी वजह से मुझे जो लगता है कि ग्रैंडफादर मुझे एम्प्लॉय का अवार्ड देना चाहते हैं आउटस्टैंडिंग। ये सुनते हुए उसके पापा तो खुश हो जाते हैं। खैर कुछ समय के बाद उनका सीएमआई देखा जाता है, वहां पर सभी स्टूडेंट्स लोग खड़ा रहता है। कोई अगर कहते कि बिफोर द आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय अवार्ड सेरेमनी बिगिन, हम लोग सबसे पहले एक वार्निंग लेटर से शुरू करें। इलसंग कंस्ट्रक्शन किम त्याशक। तभी त्याशक इस बात को सुनता हुआ सोचता है कि क्या वार्निंग लेटर। वो ये सोचने लगता है कि ये लोग जो है मुझे इतने सारे लोगों के सामने एक वार्निंग लेटर दे रहा है, और उसके जो फादर है यानी कि वाइस चेयरमैन, वो समझ में आ जाता है कि ये लोग उसे एम्प्लॉय जो अवार्ड है वो नहीं दे रहा है, बल्कि उसे वार्निंग दे रहा है। ये क्या हो रहा है, वो निराश हो जाते हैं। तभी अचानक से चेयरमैन कहता है कि किम त्याशक तुम वहां पर क्या करो, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। उसके बाद हम लोग सिक्योरिटी सॉन्ग को देख पाते हैं, जो कि इस वार्निंग लेटर को एकदम अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हैं। वो शुरू कर देते हैं अपने प्रेजेंट। ये वार्निंग लेटर है एम्प्लॉय त्याशक, जो कि एफिलिएटेड विद इलसंग कॉर्पोरेशन के साथ। उसके बाद वहां पर उनके बारे में हर एक चीज को खुलासा हो जाता है। ये जो एम्प्लॉय किम त्याशक है वो इनिशियली डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग को पास इसी वजह से किया था, क्योंकि उसके फैमिली कलेक्शन की वजह से कनेक्शन, वो जो है सबसे ज्यादा लोएस्ट रैंक कैंडिडेट था ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को। उसके बावजूद भी उसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम में ज्वाइन किया गया, लेकिन उसकी बहुत ही ज्यादा खराब ट्रीटमेंट था। ये बिल्कुल भी खराब था। वहां पर इससे हम लोगों ने देखा था कि चेयरमैन ने उसे डांटा भी था। उसका जो बिहेवियर था, उसके बिहेवियर की वजह से बहुत सारे जो डिपार्टमेंट में है वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी खड़ा किया था, और उसने जो है अपनी कलीग के बीच में भी बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस किया था। यानी कि उन लोगों ने बताया था कुछ कस्टमर को भी, अगर आप लोगों को कुछ चीजें लेना नहीं है तो आप लोग यहाँ से निकल भी सकते थे। इसी वजह से कंपनी ने इस चीज को बिल्कुल भी देखा नहीं कि वो कोई न्यू रिक्वायर्ड है या नहीं, उसने पूरा चीज को देखा। इसी वजह से कंपनी ने उसके लिए एक फॉर्मल वार्निंग लेटर को इशू किया है। अगर दोबारा से वो इस बिहेव को कंटिन्यूअसली करता है तो इस बार उसे कोई भी वार्निंग नहीं दिया जाएगा, बल्कि सीधा उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा। और इसी चीज को इशू किया है चेयरमैन इलसंग कॉर्पोरेशन का किम संगमो। तभी चेयरमैन बताता है कि मेक श्योर करना तुम अपना चीजों को सुधार लो। तभी ये सुनता हुआ किम त्याशक एक कहता है आई एम सॉरी, मैं अपना भेज दूंगा। और पर ये सुनता हुआ किम त्याशक गुस्से में आ जाता है। वो सोचता है कि ये बुरा आदमी इन सारे लोगों के सामने मेरा कैसे अपमान कर सकता है बेटा का, यानी कि उसके पापा वाइस चेयरमैन। वो सोचता है, और यहाँ पर किम त्याशक वो सोच लेते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा दैनिक है, क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच में मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा ऐसा अपमान किया गया। यानी हमें उसके बाद वार्निंग लेटर को भी दिखाया जाता है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। वो बिल्कुल भी इस बात को बिलीव नहीं कर पा रहे, जिस कंपनी में वो काम कर रहा है उसी कंपनी में उसे ऐसे अपमानित किया जाएगा। खैर उसके बाद वो आदमी यहाँ पर जो अवार्ड सेरेमनी है वो भी शुरू कर देता है। वो कहता है कि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि आप लोग नए एम्प्लॉय के रूप में यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं, तो फिर मैं अभी सारे की चीज को अनाउंसमेंट के साथ शुरू करूंगा। सबसे पहले वो किम त्याशक के बारे में बताता है। किम त्याशक फ्रॉम इलसंग इलेक्ट्रॉनिक होम एप्लीकेंट्स डिपार्टमेंट। इस इंडिविजुअल ने अपना डेडिकेशन और अपना कंपनी में दिखाया है,
और उसको एक ईएल संग इलेक्ट्रॉनिक के तरफ से एक बेस्ट सेल्स पर्सन फॉर नवंबर एंड दिसंबर का एक टाइटल भी मिला है। उसने रेपुटेशन बहुत ही बढ़ा दिया है। तब ये सुनते हुए चेयरमैन भी खुश हो जाता है। वो कहता है कि आई सी यू क्वाइट ऑफ्टन, मैं इस चीज से बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव हूँ कि तुम हमेशा अपना बेस्ट देते हो। दियाशक भी खुश होकर कहते हैं कि थैंक यू चेयरमैन, मैं इसे कंटिन्यूअसली करता रहूंगा। खैर उसके बाद नेक्स्ट अवार्ड के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट अवार्ड भी किम त्याशक का ही रहता है, ईएल संग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। इसी चीज को देखते हुए चेयरमैन एकदम से शॉक में आ जाता है। वो सोचता है कि एक आदमी को दो मिल रहा है, मतलब कसम से ये कभी भी नहीं हुआ है। वो जो अभी इसी चीज को जो ट्रस्ट क्लाइंट को जीता था, बहुत सारे क्लाइंट का ट्रस्ट जीता था, इसी वजह से वो उसने 2 मंथ में बहुत सारा सेल्स कर पाए थे और उसे इस जगह पर भी एक टाइटल मिला है जो कि रॉकी किंग के नाम पे है। और उसके जो कस्टमर के सामने जो प्रेजेंटेशन था, यानी कि मतलब उसने जितने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन किया था, इसी वजह से वीआईपी क्लाइंट ने बहुत अच्छे फीडबैक भी दिए थे उसे। चेयरमैन एकदम शॉक में रह जाता है क्योंकि अनबिलीवेबल, उसे जो है इंश्योरेंस कंपनी में एक रॉकी किंग का टाइटल मिला है और दूसरी साइड जो है बेस्ट सेल्स पर्सन इन नवंबर और दिसंबर का इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में मिला है। तभी चेयरमैन उसे जो अवार्ड है वो देने के समय ये भी बताता है कि ये मेरे लाइफ में पहली बार है जो एक पर्सन को मैं एक ही सेरेमनी में 2 अवार्ड दे रहा हूँ। वेल डन, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। जैसे कहते हैं शुक्रिया आपका सर। सभी लोग एकदम खड़ा रहकर देखते रहता है। अभी तीसरे अवार्ड की तरफ वो लोग आगे बढ़ते हैं। अभी ये भी किम त्याशक के बारे में ही है। अभी हम लोग देख पाते हैं वाइस चेयरमैन ईएल संग अभी त्याशक के नाम सुनते वो सोचने लगा है कि शायद अभी उसके बेटे के बारे में वो कुछ सोचता है कि हाँ मैंने सोचा ही था। तभी वो अपने बेटे को चिल्लाता हुआ कहते कि हे त्याशक, अभी तुम्हारा अवार्ड आ जाए, क्यों तो तुम आगे जाओ। तभी उसका बेटा बताता है कि डैड ये अवार्ड मेरे लिए नहीं है। तभी उसके पापा कहते हैं कि लेकिन उन लोगों ने तो किम त्याशक बताया, यहाँ पर कोई ऐसा तरीका नहीं है कि एक आदमी को एक ही बार 3 अवार्ड मिल सकता है। अभी ये जो मिस्टर सिक्योरिटी सॉन्ग है वो कहते हैं कि किम त्याशक फ्रॉम ईएल संग ग्रुप एचआर टीम ड्यूरिंग द 2 मंथ दिस इंडिविजुअल हैज वर्क विद द एचआर टीम। और इसी चीज को देखता हुआ चेयरमैन भी खुश हो जाता है क्योंकि एचआर टीम से पहली बार कोई ऐसा एम्प्लॉय बाहर निकल के आया है। तभी यहाँ पर चेयरमैन उस आदमी से पूछने लगता है सिक्योरिटी से ये कैसे हो सकता है। सिक्योरिटी बताने लगते हैं कि मैंने ये सुना है कि एचआर टीम ने उसके लिए एक जगह को तैयार करके रखा है, यानी कि अगर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम में वो फेल हो जाता है तो फिर वो लोग उसे दोबारा से प्रवेश करने के लिए इच्छुक है, यानी कि ऐसा रीजन हो सकता है। तो चेयरमैन इसी बात से खुश होकर कहता है कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया है कि एचआर टीम भी तुम्हें लेना चाहता है। अगर तुम ऐसे ही कंटिन्यूअसली करते रहते हो तो फिर तुम जल्दी मेरी जगह को ले दोगे। तभी ये सुनता हुआ सिक्योरिटी सॉन्ग कहता है कि दैट्स नॉट राइट चेयरमैन, क्योंकि चेयरमैन का पोजीशन हमेशा आपका ही है। वाइस चेयरमैन बहुत ही ज्यादा अभी गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसके बेटे के नाम पे एक आदमी 3 अवार्ड कैसे ले सकता है, जहां तक उसके बेटे को एक भी अवार्ड नहीं मिला है। खैर उसके बाद हम लोग देख पाते हैं ये जो अवार्ड सेरेमनी है वो खत्म हो जाता है। वो जैसे खत्म हो जाता है तभी हम लोग चेयरमैन को देख पाते हैं जो कि इस बारे में बताने लगता है कुछ कि अभी 2018 खत्म होने के कगार में आ गया है। ये एक गोल्डन पीरियड था और इस कंपनी को फाउंड करने में मुझे मतलब जब मैंने शुरू किया था 60 साल हो गया है। और जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं तो मुझे लगता है कि इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाले हैं। और मुझे ये भी आशा है कि कल से तुम सारे लोग अपना अपना रोल में दोबारा से चले जाओगे, अच्छे से काम करोगे, नेक्स्ट ईयर अच्छे से काम करोगे, यानी कि नेक्स्ट 10 साल तक आप लोग ऐसे काम करते रहोगे और हम लोग ऐसी सेरेमनी करते रहेंगे। ग्रेट वर्क एवरीवन। तभी वहाँ पर हम लेडी को देख पाते हैं। वो लेडी कहती है कि सभी लोगों के लिए अभी हम लोग स्माइल करिए, फोटो लेंगे। कर वहाँ पर सभी लोगों का फोटो भी खींच लेते हैं। उसके बाद हम लोग वाइस चेयरमैन को देख पाते हैं जो कि उसके बेटे को गुस्सा दिखाने लगता है और दूसरी साइड हम लोग चेयरमैन को देख पाते हैं जो कि उसके ऑफिस में वो कुछ चीज के बारे में बहुत ज्यादा टेंशन में है। वो सोच लेते हैं कि क्या अभी वो बाहर आ गया है, मुझे लगता है कि अभी रिजल्ट तो होना ही चाहिए। तभी उसके मोबाइल पे फोन आता है। वो कहता है कि क्या रिजल्ट आ गया है। डॉक्टर बताता है कि हाँ चेयरमैन रिजल्ट आ गया है। तो चेयरमैन खुश हो जाता है। चेयरमैन कहते हैं क्या सचमुच, क्या वो मेरे सचमुच बेटा है? लेकिन डॉक्टर ये बताता है कि अपने डीएनए टेस्ट में ये कोई भी मैच नहीं हुआ। शायद आपको बेटे के लिए आपको और भी ज्यादा इंतजार करने की जरूरत है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ चेयरमैन। चेयरमैन से इस बात को सुनता हुआ थोड़ा सा उदास हो जाता है। वो कहते कि ठीक है, बहुत बढ़िया काम किया है। और सोचता है कि चिंटे क्या तुम स्टिल अभी भी लाइफ हो, तुम इस दुनिया के कहाँ पर हो। कर उसी समय हमें जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम कॉन्फ्रेंस रूम का सीन दिखाया जाता है। हम लोग उसे ही डायरेक्टर को देख पाते हैं जो कि किम त्याशक को बता रहा है कि अभी तुम्हें जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अभी अपॉइंटेड किया गया है और तुम वहां पर एक सुपरवाइजर के रूम पे काम करोगे नेक्स्ट 2 मंथ। तभी वो त्याशक सुनते हुए कहते हैं कि लेकिन सर मैं तो नया रिक्रूट, मैं एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सुपरवाइजर कैसे हो सकता हूँ। ये सुनते हुए डायरेक्टर कहते हैं कि तो फिर तुम क्या कहना चाहते हो कि तुम ये काम नहीं करना चाहते हो। त्याशक कहते हैं कि नहीं ऐसा बात मेरा नहीं है, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा। तब ये सुनते हुए वो कहते कि ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपना बेस्ट दो के वहां पर बेस्ट करो, ठीक है, हम लोग अभी 2 महीने के बाद ही मिलेंगे। ऐसा कहते कि यस सर। और फिर वो सोचने लगती आई कैन नॉट बिलीव कि मुझे सुपरवाइजर कर दिया गया है। तभी अचानक से वो देख पाते हैं कि उसकी मोबाइल पे फोन आता है। तभी वो देख पाते हैं कि किम मिंचर का फोन आता है। वो सोचता है कि एकदम सही टाइम पे सीनियर ने फोन किया है। वो कहता है कि ये सीनियर क्या कुछ गलत हुआ है।
तभी उसके सीनियर किम मिनचोंग ये बता दे कि ठीक है, अभी हम लोग जो है लंच पार्टी करेंगे, यानी कि तुम्हें 3 अवार्ड मिला है, इसी वजह से हम लोग सेरेमनी करेंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होते हमें सेम टाइम में वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस का सीन दिखाया जा रहा है। वहां पर हम लोग देख पाते हैं वाइस प्रेसिडेंट किम त्याशक एक को समझाने लगते हैं कि तुम ये क्या बात करो, तुमने अभी अभी जस्ट ये क्या कहा। वो किम त्याशक बताता है कि मैंने अभी अभी ये बताया है कि मैंने इस कंपनी को और मतलब मैं इस कंपनी में नहीं रह सकता हूँ। ये सुनते हुए वाइस चेयरमैन गुस्से में आ जाता है, कहता है कि ये किस प्रकार का मजाक चल रहा है, मैंने तुम्हें कितनी बार इस बारे में बताया कि तुम अपने मुंह से ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं लाओगे। तभी किम त्याशक ये बताता है कि देखिए मैं अभी से अपना लाइफ खुद ही चूज करूंगा। ये सुनते हुए वाइस चेयरमैन सोचता है कि ये कितने मूर्ख है, वो मेरा बेटा है लेकिन फिर भी वो इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्यों है। तभी किम त्याशक ये बताता है कि जैसे कि फादर आप जानते हैं कि मैं एक फ्री स्पिरिट हूँ, मैं किसी बिजनेस को इनहेरिट करने के बजाय मैं अपने खुद को चीज को क्रिएट करना चाहूंगा या तो मैं कुछ चीजों को बनाना चाहूंगा, सो प्लीज आप छोड़ दीजिए। ये सुनता हुआ वाइस चेयरमैन गुस्से में आते हुए उसके बेटे को गाली देते हुए एक जोर का थप्पड़ मार देते हैं और बता देते हैं कि तुमने इस प्रकार का विश कहाँ से सीख लिए हो। वो कहता है कि लगा है फूड। तभी उसकी पाता बताता है कि देखो ये संघ जो है ये 8 ट्रिलियन ओन का है और ये जो 8 ट्रिलियन ओन है ये सिर्फ बूढ़ा आदमी उसका ही खुद है, किम चांगस्मो का। क्या तुम इन सारी चीजों को छोड़ देना चाहते हो? अभी ये सुनता हुआ किम त्याशक कह रहे हैं कि ये जो पैसा है ये मेरा ग्रैंडफादर का पैसा है जिसने खुद कमाया है और ये पैसा आपने भी नहीं कमाया है, बल्कि ये जो पैसा है ये मैंने भी नहीं कमाया है, अभी तक ये मेरा भी नहीं है। ये सुनते हुआ जो वाइस चेयरमैन है वो उसकी कॉलर पकड़ते हुआ कहता है कि इसी वजह से तुम्हें तो उसके ऊपर अच्छी इंप्रेशन डालने की जरूरत है, क्योंकि मैं उसके ब्लड रिलेटेड बेटा नहीं हूँ और फिर तुम भी उसके रियल ग्रैंडसन नहीं हो, सो दैट्स व्हाई वो हम लोगों को ऐसे लोगों को क्यों अपने कंपनी को सौंप देंगे जो कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। तभी ये सुनते हुए किम त्याशक भी ये कहते हैं कि तो फिर ग्रैंडफादर जो है वो आपको ये कंपनी क्यों भी देगा। और जहां तक मैंने ये भी सुना है जैसे ग्रैंडफादर स्टेप डाउन कर देंगे तभी इसे यहाँ पर एक प्रोफेशनल मैनेजर को अपॉइंटेड किया जाएगा। ये सुनते हुए वाइस चेयरमैन कहते हैं कि मूर्ख, इसी वजह से तो तुझे इसी जगह पर रहने की जरूरत है इस कंपनी पर। अगर ये कंपनी किसी दूसरे आदमी के हाथ में गिर जाता है यानी कि किसी दूसरे आदमी के हाथ पे दिया जाता है तो मूर्ख कंपनी वो इस कंपनी को ले लेगा, सारा का सारा पैसा हम लोगों के हाथ से एकदम से निकल जाएंगे मूर्ख, इसी वजह से तो मैं कह रहा हूँ कि तुम इसी जगह पर रुक जाओ। ये सुनते हुए किम त्याशक कहते हैं कि पापा ये सिर्फ आप अपने वजह से कर रहे हैं, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ये सब कुछ आप इसी वजह से चाहते हैं क्योंकि आप खरीदना चाहते हैं। मैं अभी के अभी जाके ग्रैंडफादर को बता दूंगा कि मैं अभी इस कंपनी से रिजाइन देना चाहता हूँ, तो आप मुझे बिल्कुल भी मत रोकिए। ये सुनते उसके पापा उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन किम त्याशक बिल्कुल भी नहीं रोकता है। वो बाहर निकल आ जाते हैं, वो अपने मुंह लटकाते हुए बाहर आते, सोचता है कि मैंने अभी अभी बोल दिया कि मैं इस कंपनी को छोड़कर जा रहा हूँ। तभी जी एक्शन को देख पाते हैं जो कि इसी चीज को देखते हुए सोच रहे थे कि क्या किम त्याशक ओपा को किसी ने उसकी गाल पर मारा है। वो लेडी ये पूछने लिखती है कि क्या आपको जो वाइस प्रेसिडेंट ने मारा है? तभी वो त्याशक मान लेते हैं कि हाँ उन्होंने मुझे मारा है। क्या ग्रैंडफादर अंदर है? तभी ये सुनते वो कहते हैं कि हाँ है, लेकिन तब वो कहते हैं कि नहीं मैं कुछ भी नहीं करूंगा, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। ग्रैंडफादर को ये बताओ कि मैं अंदर जाना चाहता हूँ। तभी वो फोन कर देते हैं कि चेयरमैन एम्प्लॉय किम त्याशक यहाँ पर जाना चाहते हैं। हाँ वही किम त्याशक जिसे वार्निंग मिला है। हाँ मैं समझ सकती हूँ। तभी वो बता देते हैं कि चेयरमैन ने बताया कि तुम अंदर जा सकते हो। तभी ये सुनता हुआ ये किम त्याशक बोलते हैं कि थैंक यू, क्या तुम बाद में फ्री हो? अगर फ्री हो तो क्या हम लोग डे खत्म होने के बाद कुछ खाना खाने जा सकते हैं? तभी वो भी बताते हैं कि हाँ हम लोग जा सकते हैं, कोई बात नहीं। खैर उसके बाद वो जैसे उसके ग्रैंडफादर के कमरे के अंदर चले जाते हैं, उसके ग्रैंडफादर पूछते हैं कि तो तुम कुछ मुझे कहना चाहते हो है ना? ये सुनते हुए किम त्याशक कहते हैं कि ग्रैंडफादर मैं इस कंपनी को छोड़ना चाहता हूँ। ये सुनते हुए उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि क्या अचानक से ऐसा क्यों? क्या तुम्हें जो कुछ पनिशमेंट मिला था उसी वजह से तुम ऐसा कह रहे हो? तभी ये सुनते हुए किम त्याशक कहते हैं कि नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैं ऐसा चीज ऐसा क्यों करना चाहूंगा। सबसे पहला बात तो ये है कि मैं इस कंपनी में बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता हूँ। कंपनी मैनेजमेंट इज नॉट माई कप ऑफ टी। तभी ये सुनते हुआ ग्रैंडफादर उसकी कहने लगते हैं कि क्या तुम सचमुच ये कहना चाहते हो? तभी किम त्याशक बता देता है कि अभी मेरा इस कंपनी में आने का बिल्कुल भी मन, यानी कि मैं अपना आधा मन को लेकर आता हूँ और बिकॉज मुझे इस कंपनी में जोर मतलब फोर्स करके भेजा जाता है। फादर यहाँ पर आने के लिए मुझे बहुत ज्यादा फोर्स करता है। सो आई थिंक आई ओनली डिसअपॉइंटेड यू। मैं आपसे सचमुच माफी मांगना चाहता हूँ। ये सुनते उसके ग्रैंडफादर ये कहता है कि अगर देखो तुम इस कंपनी में काम नहीं करोगे तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? ये सुनते हुए त्याशक कह रही कि आई एम नॉट श्योर, अभी भी मैं इस चीज के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ मैं इस चीज के बारे में सोचना चाहूंगा। ये सुनते हुए उसके ग्रैंडफादर सोचने कि हाँ मुझे पता था कि ऐसा कुछ एक्सट्रीम चीजें होने वाले हैं। उसके बाद उसके ग्रैंडफादर कह रहे कि ठीक है तुम जैसे अपना रिजिग्नेशन लेटर को भेज दोगे तभी मैंने इसी एक्सेप्ट करने के प्रोसेस में भेज दूंगा, और अभी तुम अपने चीजों को कलेक्ट करते रहो कि तुम असल में क्या करना चाहते हो। तभी ये सुनते हुए त्याशक करे कि थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग ग्रैंडफादर। तभी अचानक से उसके फादर आ जाता है, यानी कि वाइस चेयरमैन आकर मैं यहाँ पर एक मोमेंट के लिए आ रहा हूँ। किम त्याशक तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो?
तभी किम त्याशक बताता है कि मैंने ग्रैंडफादर को हर एक चीज को बता दिया है, मैं इस कंपनी से रिजाइन देना चाहता हूँ। तभी ये सुनते उसके फादर कहते कि तुम ये क्या कह रहे हो, क्या तुम सचमुच रिजाइन देना चाहते हो? तो यहाँ पर जो वाइस चेयरमैन है उसकी फादर यानी कि चेयरमैन को समझाने लगे, चेयरमैन आप उसे ऐसे जाने नहीं दे सकते इस कंपनी से, वो एक बार जब क्वालिफाई हो जाएंगे, मैनेजमेंट क्लास कर लेंगे, उसके बाद हम लोग उसे इस कंपनी को देंगे। चेयरमैन ये सुनता वो कहता है कि उसे बिल्कुल भी रोकने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि जो एक लड़का है जो बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता है कंपनी को, उसे हम लोग नहीं रख सकते हैं और वैसे भी उसका कोई भी मन नहीं है यह करने का। ये सुनते हुए त्याशक कह रहे कि थैंक यू ग्रैंडफादर, तो फिर मैं ऐसा जाना चाहूंगा। ये कहते हुए त्याशक वहां से चले जाते हैं। तभी यहाँ पर चेयरमैन उसकी बेटे को समझाने लेकर लगता है कि देखो जिंटे, ये जो कंपनी है ये कोई पर्सनल प्रोफेशन नहीं है, ये बहुत सारे शेयर होल्डर्स एंड एग्जीक्यूटिव जो है बिलोंग्स करता है। ये सुनते हुए वाइस चेयरमैन कहता है लगता है कि आपका इसमें मतलब क्या है, अब ये क्या कहना चाहते हैं? ये सुनते हुए चेयरमैन कहता है कि मेरा मतलब ये है कि तुम एक बच्चे को बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर सकते हो कि एक सीट पे बैठे और वो एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करे, और जैसे कि वो बिल्कुल भी इस चीज को नहीं चाहता है, स्पेशली ये सीट में बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? ये सुनते हुए वाइस चेयरमैन कहते हैं कि चेयरमैन ये कंपनी तो हमारा है, तो आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं कि ये कंपनी हम लोग दूसरे लोगों को दे देंगे? तो ये सुनते हुए चेयरमैन कहते हैं कि देखो वाइस प्रेसिडेंट, क्या आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्या आप सचमुच समझते हैं कि ये कंपनी तुम्हारे बिलोंग्स टू करता है? तो वाइस चेयरमैन सुनकर कहते हैं कि ऑफ कोर्स, क्योंकि चेयरमैन ये एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। अभी चेयरमैन कहते हैं कि देखो चिंटे, ये जो कंपनी है इस कंपनी को मैं एक प्रोफेशनल मैनेजर के हाथ में देना चाहता हूँ। मैं इस चीज के ऊपर अभी रिसर्च कर रहा हूँ जो कि मुझसे भी ज्यादा बेहतर इस तरीके की चीजों को यानी कि इस कंपनी को मैनेज कर पाएंगे। तभी वाइस चेयरमैन ये सुनते हुए कहते हैं कि तो फिर क्या मैं आपके दिमाग पर भी बिल्कुल भी नहीं हूँ? आपने जो चेयरमैन आपने मुझे अपने बेटे के रूप में अडॉप्ट किया था और उसके बाद मैं 43 इयर्स एक कुत्ते की तरह यहाँ पर जिंदा रहा, क्या आपके दिमाग में उसके बावजूद भी मेरे लिए कोई थॉट नहीं है? ये सुनता हुआ तो थोड़ा सा चेयरमैन गुस्से में आ जाता है, कहता है कि क्या तुम एक कुत्ते की तरह रहे हो? तुमने हर वक्त जो कुछ भी चाहा है, जो कुछ भी मांगा है, वो उन सारे चीजों को तुमको मिला है और तुम अभी ये बात कर रहे हो? ये सुनते वो थोड़ा सा वाइस चेयरमैन गुस्से में आ जाता है। चेयरमैन ये कहते हैं कि ये जो येल संघ है बिल्कुल भी ये कोलैप्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इस कोरिया का एक लीडिंग कॉर्पोरेशन है। और जुनटे देखो, अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा जो मैनेजमेंट है ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता है इस चीज में। ऐसा नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ इसी वजह से मैं तुम्हें नहीं देना चाहता हूँ, तुम समझ पा रहे हो है ना? तभी ये सुनता हुआ तो वाइस चेयरमैन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, कहने लगता है मन मन कि ये बुरा आदमी। तभी चेयरमैन कहते हैं कि देखो, अगर तुम इन सारे बातों को समझ गए हो तो तुम यहाँ से निकल सकते हो, क्योंकि मैं अकेला रहना चाहता हूँ। उसके बाद ये सुनता हुआ वाइस चेयरमैन कहता है कि ठीक है, लेकिन मेरा यही विश है कि आप ऐसे किसी अदर पर्सन के हाथ में इस कंपनी को नहीं देंगे। मैं इस चीज को कभी भी अलाउ नहीं करूंगा चेयरमैन। ये कहते हुए वो ऐसा चले जाते हैं। तभी चेयरमैन उसकी वाइफ की, उसके बेटे की और उसकी तस्वीर को देखते हुए ये कहने लगते, माय डियर, मुझे आज बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा बदतर महसूस हो रहा है। जिस जिंटे को हम लोगों ने ढूंढा था वो जिंटे रियल नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट हर एक चीज को लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तत्पर है। माय डार्लिंग, मुझे अभी यही लग रहा है कि अगर हम लोग समय में पीछे जा सकते थे तो मुझे बहुत बढ़िया होता। अगर मुझे समय में पीछे जाकर सब कुछ चीजों को दाव पर लगाना पड़ता, यानी कि सब कुछ चीजों को मुझे छोड़ना भी पड़ता, मैं ग्लैडली इन सारे चीजों को छोड़ देता। शायद उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग ये देख पाते हैं जो त्याशक है और मैनेजर की मिन श्योंग, वो दोनों एक रेस्टोरेंट पे चले जाते। वहां पर जाते एक आदमी उन लोगों का स्वागत कर दे कोरियन लैंग्वेज में, और तभी किम मिन श्योंग जो होता है वो उस आदमी से एक मेनू को मांगता है और एक प्रकार का अल्कोहल भी मांगते हैं। तभी वो आदमी कहते हैं कि हाँ, आप लोग मेनू देखने के बाद ही ऑर्डर देना। तभी उस अल्कोहल का जो नाम होता है, इसी चीज को नाम सुनता हुआ त्याशक कहने लगता है कि ये किस प्रकार का नाम है। तो मिन श्योंग इन बातों को समझाने लगता है कि ये एक मोस्ट पॉपुलर वन है, क्योंकि ये जापान हो या कोरिया का हो, कोई भी आदमी जो हार्ड वर्क करते हैं उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। इसी वजह से इसका नाम ऐसा रखा गया है और वे बहुत ही ज्यादा सस्ते प्राइस में मिलता है, 33,000 ओन। तभी त्याशक इस बात को सुनता हुआ दोबारा से वो और एक मांग लेते हैं। तभी ये सुनते हुए आदमी कहते हैं कि ठीक है, जल्दी आ रहा है। खैर उसके बाद उन लोगों को वहां पर खाना भी देते हैं। इसी खाने को देखते हुए मिन श्योंग कहते हैं कि ये जो खाना है ये भी बहुत बढ़िया है यहाँ का। तभी त्याशक बताइए कि सीनियर, आपने मुझे तो सिर्फ यहाँ पर डींग करने के लिए नहीं बुलाया, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, है ना? ये सुन तो वो त्याशक मिन श्योंग बता कुछ कहने ही कहता है, उसके ऊपर घूमने लगता है। त्याशक बताता है कि आप ऐसा मुझे अचानक से क्यों घूम रहे हैं, क्या है प्रॉब्लम क्या है? तभी मिन श्योंग ये बताता है कि देखो, ऐसा नाटक मत करो कि तुम कुछ भी नहीं जानते हो। तुम जानते हो कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ, तुम क्या चाहते हो, क्या तुम सच में मेरे साथ एक बिजनेस करना चाहते हो भी या नहीं? त्याशक उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देते। इसी बात से मिन श्योंग गुस्से में आ जाता है। वो कहते हैं कि मेरा देखो क्लास खत्म हो गया है, तुम और मुझे दो। वो उससे भरने लगता है और वो लगभग खाने लगता है, मतलब बहुत ज्यादा एक के ऊपर एक खाने लगता है। वो कहते हैं कि मुझे और दो। तभी त्याशक बताता है कि आपको ज्यादा ही रसली पी रही, आप स्लोली पी सकते हैं ना।
तभी मिनशोक बताते हैं कि तुमने अभी तक मेरी बातों को जो है जवाब नहीं दिया है। तो ऐसा बताया कि आई एम सॉरी। मिनशोक बताता है कि तुम ऐसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम में ज्वाइन करने के लिए इतनी ज्यादा बैडली बुरी तरह से पागल क्यों हो रहे हो। तो ऐसा बताया कि हर एक आदमी का एक सपना होता है। ये जो एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम है, ये चेयरमैन खुद रिक्रूट करते हैं डायरेक्ट। ये एक ऐसी जगह है जहां पर साउथ कोरिया ग्रेटेस्ट ब्रेन एक साथ होते हैं और मैं उस जगह पर भी इंक्लूड होना चाहता हूँ। तभी ये सुनते वो मिनशोक कहते हैं कि योर ड्रीम इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम। ऐसा लगता है कि तुम अभी ये एक सर्क में जाने के जैसे सपना देखते हो। आफ्टर ऑल ये जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम है, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो कि बहुत ज्यादा हाई फेमस है, ये सांग लोकेटेड है। क्या तुम्हें सचमुच ये लगता है कि ये सर्क जैसा है? तभी यहाँ पर जो तियाशक है वो उस सिस्टम के बारे में याद करते हैं जहाँ पर सिस्टम ने उसे बताया था कि ये जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम है, यहाँ पर अगर काम करते हैं उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा, यानी कि इनफाइनाइट पैसा मिलेगा। तो पर मिनशोक उसे समझाने लगते हैं कि देखो चेयरमैन के अंडर मत काम करो, तुम यहाँ पर इंडिपेंडेंटली रहने की कोशिश करो। देखो तुम अपने ड्रीम्स को अनफोल्ड करो। अगर तुम एक लड़के के रूप में पैदा हुए हो तो एटलीस्ट तुम्हें अपनी तरफ से जीना चाहिए। तभी ये सुनते हुए तियाशक करेंगे लेकिन फिर भी आप भी तो ये सांग का काम कर रहे हैं ना, है ना। तभी ये सुनते हुए मिनशोक करें कि हाँ, लेकिन कौन जानता है, मे भी ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन मैं खुद अपना चेयरमैन बन जाऊं। तो तियाशक ये कहते हैं कि सीनियर आप ये चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी रिटायर होके आप एक खुद का कंपनी शुरू करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मैं भी आपके साथ काम करूं। ये सुनते हुए मिनशोक कहते हैं कि दैट साइड मेरा सपना बहुत सारा पैसा कमाना है, वो भी इंडिपेंडेंटली। अभी ये सुनता हुआ तियाशक भी कहते हैं कि हाँ, मेरा भी एक सपना है कि मैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम में ज्वाइन करूं, वहां पर ग्रेटेस्ट बेन के साथ एकत्रित हो जाऊं। तभी ये सुनता हुआ मिनशोक कहते हैं कि हाँ, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम्हें कन्विंस करना इतनी भी ज्यादा आसान नहीं है। तो तियाशक बता दे कि आई एम सॉरी, लेकिन अगर मैं किसी भी प्रकार से फेल होता हूँ ज्वाइन करने में तो मैं आपके बिजनेस में जरूर रहूंगा। मिनशोक ये सुनते हुए कहते हैं कि अच्छा, तो फिर तुम्हें लगता है कि तुम फेल करोगे? तो तियाशक कहते हैं कि हाँ, मेरा एजुकेशन थोड़ा सा खराब है और वहां पर बहुत सारे एलाइट लोग आएंगे तो मुझे क्यों एक्सेप्ट करेंगे। तो उसे तभी मिनशोक ये समझा देता है कि देखो तुम्हारे पास जो स्किल है और जो कुछ भी चीज है किसी के साथ मैच नहीं करता है। प्रोबेबली मुझे जो ये लगता है येलसंग में अभी तक किसी को रॉकी किंग एंड सेल्स किंग का जो टाइटल वो भी नहीं मिला है। तो फिर कहेंगे चलो फिर हम लोग बाहर जाके ड्रिंक के बाद बातें करेंगे। उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि वो दोनों ही बाहर निकल आ जाते हैं। बाहर निकलते तियाशक बताता है कि अभी जो उसका नेक्स्ट पोजीशन मिला है वो ट्रेनिंग सेंटर में मिला है सीनियर। मिनशोक इस बात को सुनते हुए बताने लगते हैं कि अच्छा, तो फिर उन लोगों ने तुम्हें जो है ट्रेनिंग सेंटर का सीनियर का पद दिया है। देखो वो लोग ऐसे लोग हैं जो लोग इस पोजीशन को आसानी से किसी को नहीं देते हैं। शायद मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम के लोग में अच्छी तरीके से भी पहचान ली है। तभी तियाशक उसकी बातों का जवाब दे रहा है कि आप भी तो पहले थे ना और मैं अब स्टेप को फॉलो कर रहा हूँ। तभी ये सुनते मिनशोक दोबारा से उसे कहता है तो फिर तुम चलो क्यों ना मेरे साथ एक बिजनेस को रन करो, हम लोग डेफिनेटली हिट कर पाएंगे। तियाशक बताता है कि सीनियर देखिए आप तो मेरे बिना ही बहुत ज्यादा अच्छे कर रहे हैं, इवन अभी भी आप बहुत ज्यादा अच्छे कर रहे हैं। तो मिनशोक बताता है कि देखो अकेले एक पर्सन का लिमिट होता है, तुम्हारे जैसे एक दोस्त मेरे साइड में चाहिए। वो तुम्हें पता ही है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी ये सुनता हुआ तियाशक बताता है कि तो फिर आपको तो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जो कि मेरे जैसा ही है। ये सुनते हुआ मिनशोक एकदम निराश हो जाते हैं। निराश होकर वो एक टैक्सी को बुलाकर जाने लगता है। तियाशक बताता है कि ठीक है सीनियर, आप सेफली घर जाइए। तभी यहाँ पर जाने के वक्त मिनशोक ये बताता है कि देखो तुमने मुझे वादा किया था अगर तुम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम में फेल हो जाते हो तुम डेफिनेटली मेरे साथ ज्वाइन करोगे। तियाशक भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है और जैसे चले जाते हैं तियाशक सोचता है कि मुझे उसकी बातों के लिए सचमुच बहुत ही ज्यादा बुरा महसूस करता है, क्योंकि वही जो है उसके वजह से मैंने बहुत सारा बिजनेस के बारे में सीखा है। सीनियर की मिनशोक, मैं हमेशा आपके ऊपर ग्रेटफुल रहूंगा। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आपके साथ मिलूंगा एक सीनियर पर्सन की तरह ही मिलूंगा। आप सेफली वापस चले जाइए। खैर उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हम लोग सिक्योरिटी सॉन्ग को देख पाते हैं जो किसी से माफी मांगता है। उन्होंने फोन करके ये बताया कि अनफॉर्चुनेटली ये जो डीएनए टेस्ट हो रहा है ये मिसमैच हो गया है, यानी कि कोई भी क्लाइंट के साथ कनेक्शन नहीं है। यानी कि हानुल को फोन करके बता देता है। हानुल कहते कि अच्छा ऐसा बात है। इवन हम लोगों ने जो एक एग्जामिनेशन भी किया है लेकिन ये अनफॉर्चुनेट बात है। ये सुनता हुआ सॉन्ग कहता है कि यस, आपने जो है यहाँ पर टेस्ट करने के बारे में भी एक भी कर दिया था। आई एम सॉरी अबाउट इट। अगर सिर्फ कोई भी अपना नाम को याद कर पाता, यानी कि आप अगर नाम को याद कर पाते तो मुझे नहीं लगता है कि एग्जामिनेशन नेसेसरी होती। और ऑर्फन में जो कोई भी नए बच्चे आते हैं, क्या ये एक कॉमन बात है कि वो लोग अपने नाम को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं? ये सुनकर मिस्टर अनुल कहते हैं कि देखिए आफ्टर ऑल वो लोग बहुत ही ज्यादा यंग एज में आते हैं, इसी वजह से यानी कि इवन जो ह्यूंगुन थे वो भी अपने नाम को याद भी नहीं कर पा रहे थे। ऑल्सो उसके नाम भी हम लोग नहीं जानते हैं। तब ये सुनता हुआ मिस्टर सॉन्ग एकदम खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि क्या तुम्हारे साथ वो अभी कहाँ पर है, क्या मैं उसके साथ मिल सकता हूँ? और उसके बाद कुछ ही दिन के समय के बाद का हमारा इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं तियाशक की मॉम के साथ मिस्टर सॉन्ग मिलने के लिए आया है। मिस्टर सॉन्ग बताइए प्लीज टू मीट यू, माय नेम इज सॉन्ग चांगसिक। जैसे कि मॉम यही कहती है कि आप प्रोबेबली ये जानते हैं कि अभी ह्यूंगुन सर जो है वो इस दुनिया में और नहीं है। मुझे पता नहीं बिल्कुल भी कि वो क्लाइंट कौन है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी इस चीज को करके कोई भी फायदा है। तो फिर आप ऐसे जेनेटिक टेस्ट को क्यों करना चाहते हैं?
तब ये सुनकर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि ये फैमिली की वजह से हो रहा है, यानी कि हम लोग फैमिली को तो ढूंढ रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। प्लीज हमें इस एग्जामिनेशन को करने के लिए एरो कीजिए, हमारा क्लाइंट सच वो जिस चीज को चाहते हैं। जैसा कि मॉम बताने लगती है कि मेरे हस्बैंड की बहुत ही ज्यादा हार्ड टाइम गया, मैं इसे कैसे बिलीव कर सकती हूँ कि वो फादर है, क्योंकि वो लॉन्ग समय पहले अपने बेटे को छोड़कर भाग गए थे, इवन वो उसके चेहरे तक भी नहीं जानते हैं। बाई एनी चांस क्या वो जो क्लाइंट है वो कोई क्रिमिनल तो नहीं है ना। तभी ये सुनकर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपको एक्सप्लेन करना, मैं माफी मांगता हूँ आपसे। उसके बाद हम लोग देख पाते थे आशिक की मॉम एक ड्रेस को बाहर निकल कर देते हैं और बताता है कि ये मेरे हस्बैंड की ड्रेस है, जब वो एक्सीडेंट में मारा गए थे तब का है ये ड्रेस। मुझे अभी भी इस बात का बिल्कुल भी बिलीफ नहीं है कि वो इतनी ज्यादा केयरलेस है कि वो गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाए, और इसी वजह से मैं अभी तक इस चीज को मैं अपने पास ही रखा हूँ। तभी ये सुनता हुआ मैंने मिस्टर सॉन्ग कह रहे कि तो फिर आपका मतलब ये है, कहने की कोशिश करे कि आपको हस्बैंड की मतलब आपके हस्बैंड को किसी ने चोट पहुंचाया है। जैसे कि मॉम ये बता रही कि मैं इस बात से बिल्कुल भी श्योर नहीं है, उसकी मौत बहुत ही ज्यादा सस्पेशियस है, क्योंकि एक ऐसा आदमी जो कि अपनी सेफ्टी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं वो ऐसे एक्सीडेंटली कैसे मर सकते हैं। उसके बाद मिस्टर सॉन्ग चेयरमैन को फोन करके बता देता है कि मैं अभी इस डीएनए टेस्ट करने के तरफ जा रहा हूँ। उस ऑर्फन में और एक बच्चा था जो कि अपने नाम को याद नहीं कर पा रहा था, और मैं अभी टेस्ट करने की तरफ जा रहा हूँ, तो इसी वजह से मैंने आपको कॉल किया। ये सुनते हुए चेयरमैन खुश होकर कहते हैं क्या वहां पर और एक बच्चे थे। तभी ये सुनते हुए मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि लेकिन चेयरमैन एक बात यहाँ पर है, वो ऑलरेडी पास अवे, मतलब वो गुजर गए हैं, और उसके नाम है किम ह्यूंग गुन, जो कि उसकी इजी लाइफ इतनी आसान लाइफ उसकी नहीं था, और इन द एंड वो उसने जो है एक कंस्ट्रक्शन साइट पे ऊपर से नीचे गिरने की वजह से मर गया। तभी ये सुनते हुए चेयरमैन कहते हैं कि अच्छा फिर वो डेट है तो फिर तुम उसके साथ ये टेस्ट क्यों करना चाहते हो। मिस्टर सॉन्ग बताता है कि एटलीस्ट हमें तो थोड़ा बहुत चेक करना ही चाहिए। थैंकफुली हमें जो उसका एक ब्लड सैंपल मिल गया है, तो आई थिंक हम लोगों को लगता है कि जो रिजल्ट कल तक चला आएगा, और ये मैं कंफर्म होने के बाद भी आपको कांटेक्ट करूंगा। और यहाँ पर ये सुनते हुए चेयरमैन सोच रही थी आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि ये रियल जिनते हो सकता है, प्रोबेबली नॉट। मतलब ये जो जिनते हैं वो अपनी पूरी जिंदगी सफर करने के बाद एक कंस्ट्रक्शन साइट पे मारा गया, डैम। इसी बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगे हैं। खैर उसके बाद हमें उसी ईएल संग ट्रेनिंग सेंटर का सीन दिखाया जाता है। तियाशक उसी जगह पर चले आते हैं। वो आते ही सोचता है कि ये बहुत दिनों के बाद, तभी वो वहां पर सीनियर किम जुंगमी को देख पाते हैं। जुंगमी कहने लगते हैं हे तियाशक बहुत दिनों के बाद। तियाशक उसे देखते हैं कि हे सीनियर किम जुंगमी, आप भी यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर पे है क्या सीनियर के रूप में। तो जुंगमी ये कहने लगती है कि हाँ मैं यहाँ पर फीमेल न्यू कमिंग एम्प्लॉय टीम सी को देखभाल कर रही हूँ, और तुम अभी टीम बी पर हो, है ना। तियाशक बताते हैं कि हाँ मैं जब यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था तब भी मैं ट्रेनिंग मतलब टीम बी पे था, अभी भी मैं टीम को बी पर ही हूँ, लेकिन अभी इस बार थोड़ा सा अलग है क्योंकि मैं अभी उन लोगों को गाइड करूंगा। ये थोड़ा बहुत मुझे स्ट्रेंज लग रहा है। तो ये सुनते हुए जिन जुंग में ये कहने लेती है हाँ मैं भाई तुम्हारी बात को समझ पा रही हूँ, तुम जो फील कर पा रहे हो, अगर ऐसे बात है तो फिर क्यों ना हम लोग न्यू कॉमर्स को हेडक्वार्टर्स की तरफ बुलाए। खैर ये से सीधे सीन शिफ्ट होता है। कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे गाड़ी वहां पर आ गए हैं, और ऐसा चिल्लाता है कि टीम बी जितने भी सारे लोग हैं बस अभी बोर्ड करने वाला है, जल्दी से जल्दी आ जाओ। तो कुछ लड़के लोग बातें करने लगते हैं कि वाओ ये सच में बहुत ज्यादा अद्भुत है। वो एक बंदे को जो कांग्रेचुलेशन कहता है कि उसे ईएल संग ग्रुप में एक्सेप्ट किया गया है, तो वो बंदा भी कहता है कि तुम्हें भी कांग्रेचुलेशन क्योंकि तुम्हें भी एक्सेप्ट किया गया है। और तियाशक उन लोगों की बातों को सुनता हुआ सोच रहे थे कि ये प्रोबेबली वही फीलिंग है जब मुझे फर्स्ट टाइम मतलब मैं ज्वाइन कर पाया था ईएल संग में, तब जो ऐसा खुशी मुझे हुई थी। तो किंग जुंगमी को देख पाते हैं जो कि तियाशक को फोन करके बताता है कि अभी हम लोग बोर्ड करेंगे, क्या तुम्हारे पास के अंदर सभी कोई आ गए। तभी तियाशक बताते हैं कि नहीं अभी इस टीम में सिर्फ एक ही बचे हुए हैं। लेकिन तभी वो नाम देख पाता है कांग मिनियोंग, यानी कि उसके जो रूममेट थे उसके एक साल पहले, वो उसी के नाम देख पाते। वो सोचते हैं कि क्या वो वही हो सकता है। तो फिर वो फोन लगा देते हैं। वो कहते हैं कि हेलो सर कांग मिनियोंग, अभी आप कहाँ पर है, आप ट्रेनिंग सेंटर पे जाएंगे क्या, बस आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। तो भी ये सुनते वो कांग मिनियोंग कहते हैं आई एम गोइंग टू माई मॉम कार, यानी कि उसकी मॉम के कार के वो जा रहा है। तभी तियाशक उसे ये पूछ ही लेता है क्या बाय एनी चांस आप लास्ट ईयर यहाँ पर आए थे, मतलब इस ट्रेनिंग सेंटर पे। ये सुनता वो बता देते हैं कि हाँ मैं तो आया था। तो वो कहते हैं कि क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तभी तियाशक कहते हैं नथिंग नथिंग, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। तभी ये सुनता हुआ तियाशक सोचता है कि अच्छा तो फिर ये हो सकता है कि वो मेरा रूममेट ही है। तो दोबारा से ये लड़की किम जुंग में फोन करके बताते हैं कि मिस्टर तियाशक क्या तुमने उन्होंने कॉल किया, वो अभी कहाँ पर है। तभी तियाशक बताते हैं कि सीनियर वो सेपरेटली आ रहा है, चलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं। तभी ये सुनते वो सीनियर कहते हैं कि अच्छा ऐसा बात है, अगर वो किसी दूसरे जगह से आ रहा है तो उसका कोई कॉमन सेंस नहीं है कि हमें सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दे। खैर उसके बाद वो लोग जाने लगते हैं। तियाशक इन सारे लोगों को बस के अंदर बताने लगते हैं कि हम लोग फाइनली हमारे ट्रेनिंग सेंटर की तरफ हम लोग जाएंगे। और मुझे इस बात से भी यकीन है कि सभी लोग यहाँ पर ज्यादातर लोग नर्वस हैं। माय नेम इज किम तियाशक, मैंने यहाँ पर लास्ट ईयर ही काम करना शुरू किया था। देखो मेरे पास ज्यादा कुछ खास एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मुझे आप लोगों के गाइड के अनुसार नियुक्त किया गया है। हम लोग नेक्स्ट 4 वीक एक साथ रहेंगे, सो हम लोग अपना बेच देंगे। तभी एक लड़की बताती है कि सीनियर मेरा एक क्वेश्चन है,
तभी दियाशक बताता है कि हाँ तुम बोल सकते हो। तो वो लड़के ये पूछता है कि हम लोगों ने ये सुना है कि हम लोग हमारा ट्रेनिंग खत्म करते हैं तो फिर हम लोग हमारा जॉब को चूज कर सकते हैं, तो फिर आपने कौन सा जॉब को चूज किया है। तभी दियाशक बताता है कि ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट एक सवाल है, क्योंकि मैंने अभी तक अपना जॉब को डिसाइड नहीं किया है, मैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम के लिए एम कर रहा हूँ। ये सुनते वो लड़की कहती है कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि अभी तक एक जॉब ना लेना। जहां तक मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, मैंने उसी जगह पर ये देखा कि ट्रेनिंग खत्म करने के बाद ही हम लोग किसी भी जॉब में ऐसा कर सकते हैं। तभी तो ऐसे कहते हैं कि शायद मुझे जो लगता है कि तुम्हें इस चीज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। अगर तुम ट्रेनिंग सेक्टर में टॉप 5 पे आ सकते हो तो फिर तुम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम के लिए वॉलंटियरिंग कर सकते हो, और इसी के लिए मैं अभी एम कर रहा हूँ। और ये जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम है, ये बहुत ही ज्यादा लोगों के एक नॉलेज वाला लोग, जो लोग हर एक फील्ड में काम किए हैं, बहुत सारा 1 सालों का एक्सपीरियंस है, उन लोगों को ये लोग चूज करते हैं उन लोगों की जगह को बिल्ड करने के लिए। यानी कि वो लोग हर साल 1 या 2 लोगों को ही चूज करते हैं। ये सुनते हुए उस लड़की जो है उसके बात में फिदा हो जाते हैं। वो सोच लेती है अच्छा उसे थोड़ा सा औसम ही लग रहा है, मतलब वो अच्छी तरह जानते हैं। मैं अभी भी तिरशक बताता है कि मैं अभी भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम में ज्वाइन करने के बारे में ट्राई कर रहा हूँ, और इसी वजह से मैं तुम लोगों का अभी जो सीनियर के रूप में यहाँ पर आया हूँ, ये भी मेरा एक एविक्शन का ही है। क्या तुम्हारा यही आंसर मतलब सवाल था? तो दोबारा से और एक लड़का सवाल पूछता है, सीनियर मेरा यहाँ पर और एक सवाल है, मैं पूछना चाहता हूँ, हम लोग अगर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम में जाना चाहते हैं तो हमें कौन सा चीज में सबसे ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत है? तभी तिरशक बताता है कि मुझे बिल्कुल भी इस बारे में अंदाजा नहीं है कि मैं जो किया है काम वो तुम लोगों के ऊपर आएगा या नहीं, लेकिन अगर फिर भी तुम लोग जानना चाहते हो तो फिर मैं बता सकता हूँ। वो लोग कहते हैं कि हाँ हम लोग जानना चाहते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस है, प्लीज हमें बताइए आप। तो तिरशक बताता है कि यहाँ पर एक चीज है जो हमेशा मैं याद रखता हूँ, जो कि है रिलेशनशिप विद पीपल, यानी कि लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना। यानी कि एक कंपनी का एक सिस्टम होता है जो कि एक नेटवर्क में काम करते हैं, वो सिस्टमेटिकली लोग एक ग्रुप में एक गोल की तरफ जाते हैं। सभी लोगों को मिलकर सिस्टमेटिकली चलना होगा, सिस्टम के साथ स्मूथली चलना होगा और कामों को बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना होगा। और तिरशक तभी और एक बात भी बताता है कि यहाँ पर इन सारे चीजों के बाद भी और एक चीज भी होता है जिसे एक रिंगमैन इफेक्ट कहा जाता है। तभी ये एक लड़का पूछता है कि इसका मतलब क्या है इस इफेक्ट का। तिरशक बताता है कि ऑफकोर्स यहाँ पर एक इंडिविजुअल लड़का होता है जो कि ग्रुप के साथ ही रहता है, लेकिन वो कुछ अलग सोचता है, और इसका और एक नाम जो हम लोग कह सकते हैं वो है सोशल लूफिंग। मुझे लगता है कि सभी लोग इस चीज को एक्सपीरियंस तो किया है कि कोई लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं लेकिन दूसरे लोग हार्ड वर्क बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और मुझे लगता है कि जो कोई भी यहाँ पर न्यू कमर्स आया है वो लोग बिल्कुल भी इस चीज को नहीं करेंगे। सिंस अभी क्वेश्चंस कुछ ज्यादा ही हो रहा है तो अभी मैं ये पूछना चाहूंगा, मतलब कहना चाहूंगा कि आप लोग कुछ मुझे लाइटर सवाल को पूछे। तब एक लड़की दोबारा से पूछते ही, सीनियर क्या आपका कोई गर्लफ्रेंड है? तिरशक बताता है नहीं अभी तक तो मेरा नहीं है, नेक्स्ट सवाल। तब एक लड़का पूछता है कि सीनियर अभी आप कितनी ज्यादा उम्र के हैं? तिरशक बताते हैं कि देखो मुझे नहीं लगता है कि ये कमिटमेंट देना ठीक रहेगा, यहाँ पर सोशल लाइफ एज कोई भी मैटर नहीं करता है, और वेनी में सभी लोग जानते हैं हम लोग अभी 20s पे है, और तुम लोगों के गाइड के होने के सीनियर के होने के नाते मैं तुम सब लोगों को मीटअप्स को कंट्रोल करूंगा, बिहेवियर को, डिसिप्लिन को, बट ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। हालांकि मैं यहाँ पर कोई भी तुम लोगों को सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं एक सपोर्टिव फिगर हूँगा सभी लोगों के लिए। तभी एक लड़का पूछता है कि सीनियर अभी आप जो ऑफिस रोमांस के बारे में क्या सोचते हैं? तिरशक बताता है कि मैं पर्सनली इस चीज को तो अवॉइड करता हूँ, लेकिन अगर किसी मतलब कोई एक दूसरे को पसंद करता है तो मुझे लगता है कि ठीक है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये कहते हुए तिरशक सोच लेती है कि क्या ये लोग कुछ ज्यादा मेरे साथ सवाल जवाब कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन लोगों के ऊपर ज्यादा कुछ ईजी आ रहा हूँ। और दूसरी साइड हम लोग ईएलसंग चेयरमैन का ऑफिस को सीन दिख पाता है। चेयरमैन टाइम देखते हैं कि यहाँ पर अभी भी बहुत सारा समय बचा हुआ है। सीरियसली ये फील उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, यानी कि जो किंग ह्योंगुन है उसकी जो ये डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आने में और भी 4 आवर बाकी है। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं आगे का जो ये जो रिजल्ट का कहानी है ना भाई, आप लोगों को आगे का मजा जो देखने में आएगा सीरीज, मतलब मैं ही एक्साइटेड हूँ, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्या हो रहा है, मतलब ऐसे रिजल्ट आने वाले हैं तो मतलब क्या ही बताओ, तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करना, और दोस्तों के साथ ये शेयर कर देना और बता देना कि अगला एपिसोड बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।